फेया के शब्दों के बाद एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। सोलोमन और अज़रियल को छोड़कर सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये समझने योग्य था, छात्रों को मिशन सौंपना एक ऐसी चीज़ थी जो आमतौर पर दूसरे वर्ष में ही होती थी, पहले वर्ष में नहीं। इसका क्या मतलब है, फेया? जूलियट ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और वह क्रोधित हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, जूलियट। मैं व्यक्तिगत रूप से अज़रियल को एक मिशन सौंप रहा हूं जब वह शून्यकाल कोठरी में जाएगा। हमारे पास यह मानने का कारण है कि नियो जेनेसिस तब हमला करने का प्रयास करेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जूलियट, साल्वेटर और रनी सभी ने इस समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उन्होंने अंततः अपना कदम उठाने का निर्णय कर लिया है। साल्वेटर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन कैडेट अज़रियल ही क्यों? भले ही वह प्रथम वर्ष का सर्वोच्च छात्र है, मिशन केवल द्वितीय वर्ष के छात्रों को ही दिए जाते हैं क्योंकि वे पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर चुके होते हैं। जूलियट की बात रुक गई, उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहने वाली थी। अनुभव। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को पता था कि अज़रियल के पास पहले से ही कुछ था। फिर भी, तब भी, क्या तीसरे वर्ष का कोई छात्र या कोई अन्य व्यक्ति इस मिशन के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होगा? जूलियट आश्वस्त नहीं थी और अज़रियल उसकी झिझक को समझता था। फेया ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश, मैं इस मिशन के लिए केवल इस कमरे में मौजूद लोगों पर ही भरोसा कर सकता हूँ। रनी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। विश्वास से आपका मतलब है? फेया ने सिर हिलाया। हाँ, इस बात की प्रबल संभावना है कि नियो जेनेसिस ने अकादमी में घुसपैठ कर ली है। फेया ने आगे कहा, शून्यकाल कोठरी में केवल रनी ही कुछ अन्य प्रशिक्षकों के साथ जाएगी जिन्हें मैं सबसे कम संदिग्ध मानता हूँ। सोलोमन, तुम चुपके से पीछे पीछे चलोगे। ध्यान रखना कि कोई तुम्हें नोटिस न करे। अन्य प्रशिक्षक अप्रसन्न दिखे और साल्वेटर ने अपनी बात रखी। हमारी कक्षाओं का क्या होगा? अगर कोई हमला आसन हो तो मैं किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए वहां मौजूद रहना पसंद करूंगा। फेया ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर एड्स, नहीं, जब हमला होगा तो मुझे तुम्हारी और जूलियट की जरूरत होगी ताकि हम खतरे को पूरी तरह से खत्म कर सकें। वे अनिच्छुक लग रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। अकादमी के भीतर घुसपैठ की संभावना अत्यंत खतरनाक थी और इस पर तब ध्यान देने की आवश्यकता थी जब दुश्मन सतर्क हो। जहां तक आपका प्रश्न है, कैडेट अज़रियल, फेया ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया जो पूरे समय चुपचाप सुन रहा था। आप शून्यकाल कोठरी के अंदर की स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगे, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे जब तक कि सोलोमन और रनी सतह पर स्थिति से निपट नहीं लेते। अज़रियल ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। मेरे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्या आपको नहीं लगता? हालांकि सच तो यह है कि यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। जूलियट ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। क्या होगा यदि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसे अज़रियल अकेले नहीं संभाल सकता? फेया ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल अज़रियल की नज़रों से नज़रें मिलाईं। उसने आह भरी, मैंने पहले ही उपाय कर लिए हैं। जब तक प्रशिक्षक सोलोमन और प्रशिक्षक रनी यह सुनिश्चित करते हैं कि हमले के दौरान कोई उन्नत या उच्च स्तरीय खतरा शून्यकाल कोठरी में प्रवेश न करे, तब तक मैं प्रबंधन करने में सक्षम हो जाऊंगा। जूलियट ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पहले ही उपाय कर लिए गए? तो तुम्हें हमले के बारे में पता था, फेया की तरह? कैसे? अज़रियल थोड़ा मुस्कुराया। ये जानकारी गोपनीय है, प्रशिक्षक जूलियट। अगर आपको इससे कोई समस्या है तो आपको इसे क्रिम्सन कबीले के प्रमुख के सामने उठाना होगा। दूसरे शब्दों में, उसके पिता। एक चुनौती जिसे वह स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह केवल हताशा में अपनी जीभ चटका सकी, जबकि सोलोमन ने अपनी हंसी दबा ली। ये खतरनाक होगा, लेकिन ये छात्रों के विकास के लिए एक अच्छा अवसर भी है। कैडेट अज़रियल, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हमला होगा तो आप अन्य प्रशिक्षकों की मदद से उन्हें 5वीं मंजिल तक ले जाएंगे, फेया ने आगे कहा। 5वीं मंजिल पहली 4 मंजिलों से अलग थी, यह एक सुरक्षित क्षेत्र था, जिसका अर्थ था कि वहां कोई शून्य प्राणी पैदा नहीं होगा। ये वह स्थान भी था जहां मनुष्यों ने व्यापार और व्यवसाय के लिए एक शहर स्थापित किया था। यह मुझे अब भी बहुत लापरवाही भरा लगता है। शून्यकाल कोठरी में बहुत कुछ गलत हो सकता है। अगर वे ज्यादा मजबूत होकर भी बाहर आएं, तो भी वे आसानी से अपनी जान गंवा सकते हैं, साल्वेटर ने कहा, अभी भी आश्वस्त नहीं था। फेया ने आह भरी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें सतह पर और शून्यकाल कोठरी के भीतर छात्रों और नागरिकों की रक्षा करनी है। हमारे संसाधन सीमित हैं और हम इस कमरे के बाहर किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास एकमात्र लाभ यह है कि हम तैयार हैं, हम उनके वार को बीच में ही रोक देंगे। अंततः साल्वेटर ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। यदि यह आपका निर्णय है तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।
देवताओं, आप दोनों को सचमुच शांत हो जाना चाहिए। यहाँ हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि वे हमला करेंगे। कुछ भी गलत नहीं होगा। सोलोमन ने आग्रह किया, और सेल्वेटर और जूलियट के तनाव को कम करने की कोशिश की, जो स्पष्ट रूप से चिंतित थे। रनी, जो चुपचाप सुन रही थी, अंततः बोली, फ्रेया, तुमने बताया था कि मैं सोलोमन के साथ सतह पर उनसे निपटूंगा, जिसका मतलब है कि मैं हमले के दौरान शून्य काल कोठरी में छात्रों की सहायता नहीं कर पाऊंगा, सही है? फ्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही काफी थी, जिससे रनी को अपने होंठ काटने पड़े। यदि इज़राइल और अन्य प्रशिक्षक दुश्मन को काफी देर तक रोके रख सकें, या तो साल्वेटर, फ्रेया और जूलियट द्वारा अकादमी को साफ कर दिया जाए या सोलोमन और रनी द्वारा सतह पर लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए, तो वे जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन वे कब तक टिके रह सकते थे? सेल्वेटर और जूलियट की तरह रनी भी इस योजना को लेकर असहज लग रही थी। हाँ, अगर तुम तीनों हमारे सामने वाले बच्चे से भी ज्यादा डरने वाले हो, जिसे सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम हार मान लें, सोलोमन ने अचानक कहा, जिससे सभी लोग उसकी ओर सिर घुमाने लगे और वह जीभ चटकाने लगा। क्या यह कोई बुरा विचार नहीं है? हम इसे अभी खत्म कर सकते हैं, अकादमी के जासूसों को खत्म कर सकते हैं, शून्य काल कोठरी की यात्रा रद्द कर सकते हैं, और किसी भी छात्र की मौत को रोक सकते हैं। हम 4 बड़े कुलों और सरकार को राजधानी के आसपास सुरक्षा कड़ी करने के लिए भी सचेत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से, जाहिर है, नियोजेनेसिस को पता चल जाएगा कि हमें उनकी योजना का पता चल गया है। लेकिन हाँ, कम से कम कोई नहीं मरेगा, भले ही हम उन्हें पकड़ने में अपने लाभ का त्याग कर दें। सोलोमन के शब्दों के बाद एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। ये स्पष्ट था कि वह बुरे मूड में था और दूसरों की योजना को पूरी तरह से स्वीकार करने में अनिच्छा से निराश था। प्रशिक्षक सोलोमन सही कह रहे हैं, तुम्हें पता है। आखिरकार अज़रिएल ने चुप्पी तोड़ी। हमें नियोजेनेसिस के साथ ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हम उन प्रशिक्षकों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं जो शून्य काल कोठरी में हमारे साथ होंगे? शायद नहीं। क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? हाँ, है। जूलियट और अन्य लोग भ्रमित दिख रहे थे। दूसरे विकल्प से आपका क्या मतलब है? जूलियट ने पूछा। अज़रिएल थोड़ा मुस्कुराया। अपने विद्यार्थियों, प्रशिक्षकों पर भरोसा रखें। अज़रिएल के शब्दों पर उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। कैडेट ल्यूमिन, कैडेट वर्जिल, कैडेट काय, कैडेट सेलेस्टिना, कैडेट अनास्तासिया, कैडेट येलेना, और यहाँ तक कि दूसरे प्रथम वर्ष के छात्र भी। क्या आपने इतने सारे प्रथम वर्ष के छात्रों को दूसरे वर्ष के छात्रों से टक्कर लेते देखा है? क्या आपको लगता है कि यह किसी भाग्यवश हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। वे सभी अपने कौशल से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अंततः समय पुनः आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा यदि हम जोखिम लेने से डरेंगे। एक उच्च जोखिम, उच्च लाभ योजना। शून्य काल कोठरी में छात्रों और प्रशिक्षकों पर भरोसा करना कि वे स्वयं को संभाल लेंगे। तब तक जीवित रहना जब तक कि इस कमरे में मौजूद प्रशिक्षकों में से कोई उन तक न पहुंच जाए। हीरे दबाव में बनते हैं, और वे भी दबाव में ही बनेंगे। फ्रेया ने सिर हिलाया। अज़रिएल सही कह रहा है। हम सबसे बुरा मानकर चल रहे हैं कि प्रशिक्षक हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर बहुत शक है। बात बस इतनी है कि इस कमरे के बाहर किसी पर भी आप सब की तरह पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। पहली 4 मंजिल पर मौजूद शून्य जीव इस साल के छात्रों के लिए संभालने लायक होने चाहिए, कुछ ऐसा जिसे कोई भी अन्य प्रथम वर्ष का छात्र संभाल नहीं पाएगा। शायद ये बेहतर होगा कि यह हमला हो, ताकि उन्हें वास्तविक चुनौती मिल सके। सोलोमन ने अज़रिएल और फ्रेया के शब्दों से प्रसन्न होकर मुस्कुराया, जबकि अन्य लोगों ने आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। अज़रिएल भी हल्का सा मुस्कुराया। उद्धरण यहाँ पागलों का एक झुंड है, उसने सोचा, छात्रों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन सबको पता था कि शायद ये जरूरी है, उन्हें दुनिया की असली क्रूरता दिखाने के लिए। अंततः जब सभी लोग आश्वस्त हो गए, तो उन्होंने सावधानीपूर्वक योजना बनानी शुरू कर दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न हो, तथा प्रत्येक आकस्मिकता का ध्यान रखा जाए। अगर यह काम कर गया, वे नियोजेनेसिस को विनाशकारी झटका दे सकते हैं। इस दुनिया में आने के बाद से अज़रिएल ने कई चीजें हासिल की थीं, जिनमें से अधिकांश पर उसे गर्व था। फिर भी अभी भी अनगिनत लक्ष्य थे जिन्हें उन्हें हासिल करना था, चुनौतियां थीं जो उनके सामने थीं। कुछ काम कठिन होंगे, लेकिन कोई भी इतना जरूरी नहीं होगा जितना कि वह कार्य जिसे उन्होंने अपने आगमन के बाद से नज़रअंदाज कर दिया था। प्रशिक्षण। ऐसा नहीं था कि वह कमज़ोर था। लियो और अज़रिएल की संयुक्त स्मृतियों के साथ वह एक दुर्जय योद्धा था। वह मजबूत था, लेकिन पर्याप्त मजबूत नहीं। इसलिए बाम 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 अज़रिएल की मुट्ठियों के एक भारी बैग पर टकराने की आवाज़ अकादमी के जिम कक्ष में गूंज उठी।
उसकी उंगलियों के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी, जिससे प्रत्येक प्रहार की शक्ति तीव्र हो रही थी। उसने काली पैंट और उससे मेल खाती काली टी शर्ट पहन रखी थी, दोनों ही पसीने से भीगे हुए थे। सुबह के 4 बज रहे थे और कमरा खाली था, सिवाय उसके। नींद न आने के कारण अज़रियल ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह प्रशिक्षण ले, वास्तव में प्रशिक्षण ले, एक बार के लिए। और वह वास्तव में किस पर काम कर रहा था? बाम बाम उसकी गति। इस दुनिया में आने पर सबसे पहली बात जो उसने देखी वह ये थी कि वह अपने अधिकांश साथियों से अधिक तेज था। वह कैलियस के साथ भी तालमेल बनाए रख सकता था, जो अपनी गति पर निर्भर था और अज़रियल से अधिक शक्तिशाली था। जब तक ये कौशल की प्रतियोगिता थी, तब तक यही था। लेकिन अगर एक चीज़ थी जिसमें अज़रियल सुधार करना चाहते थे, तो वह थी उनकी गति। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी, जब वह नाथन के साथ खेलता था, तो सबसे पहले वह अपनी गति को उन्नत करता था। शायद यह एक बचकाना विचार था, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि दुश्मन को इससे पहले ही परास्त कर दिया जाए कि उन्हें पता भी न चले कि क्या हुआ? उन्होंने सेलेस्टियल एरिना में कैडेट काई के साथ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन वह पर्याप्त तेज नहीं थे। वह और तेज होना चाहता था। बाम बाम वह बैग पर मुके और लातें मारता रहा, प्रत्येक वार का उद्देश्य उसकी गति बढ़ाना था। तेज, मैं पर्याप्त तेज नहीं हूं। और इसलिए कमरे में गूंजती एकमात्र आवाज पंचिंग बैग पर अजील की मुट्ठियों की लगातार मार थी, जो तेज होने की अदम्य इच्छा से प्रेरित थी। तारांकन 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 तारांकन। पूरी रात जैस्मीन विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष के रूप में अपने अपेक्षित कार्य में व्यस्त रही। नए स्कूल वर्ष के साथ उसे प्रथम वर्ष के बैच से नए सदस्यों की भर्ती भी करनी थी। अब सुबह के 5 बज चुके थे और उसने अंततः विश्राम करने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं था कि विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष होना इतना कठिन था कि जैस्मीन सो भी नहीं पाती थी। बात बस इतनी सी थी कि वह टालमटोल करती थी, बहुत अधिक। अब उसे वास्तव में कुछ काम करने के लिए अपनी नींद का त्याग करना पड़ा। जब उसे एहसास हुआ कि सोने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो उसने जिम के एक कमरे में जाने का फैसला किया। अगर उसे सोना ही नहीं था, तो वह ट्रेनिंग भी कर सकती थी। और चूंकि अभी सुबह का समय था, इसलिए वहां कोई नहीं था। जब वह एक जाने पहचाने जिम रूम के सामने पहुंची, तो गलियारे खाली और मंद रोशनी में थे। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। बाम बाम हम। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने किसी भारी चीज के टकराने की आवाज सुनी। जिज्ञासावश जैस्मीन ध्वनि के स्रोत की ओर चली गई। जब उसे यह मिला तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बाम नहीं, बाम तेज, बाम पर्याप्त, बाम। मुक्केबाजी क्षेत्र के दूर छोर पर एक परिचित व्यक्ति खड़ा था जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। उसकी पीठ झुकी हुई थी और पैरों के चारों ओर पसीने की एक परत बन गई थी। टपक टपक, लेकिन ये सिर्फ पसीना नहीं था। उसकी अंगुलियों से खून रिस रहा था, जो लाल बिजली की तरह कड़क रही थी। बाम बाम बाम। उसकी वापसी के बाद से जैस्मीन ने देखा था कि अज़रियल कितना बदल गया था। ये बदलाव बेहतरी के लिए था या बदतर, उसे यकीन नहीं था। वह मुस्कुराया, वह हंसा, उसने आह भरी। अधिक, बाम। लेकिन उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प, हताशा और क्रोध से भरा हुआ था। इस तरह के कच्चे भाव के कारण उसने जो कुछ भी दिखाया था वह लगभग अवास्तविक लग रहा था। जब उसने उसे बैग पर तेजी से मुक्का और लात मारते देखा तो उसके पैर वहीं जड़ हो गए। वह थक क्यों नहीं रहा है? वह यहाँ कब से है? उसका मन क्या है? क्या वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है? वह खुद पर इतना जोर क्यों लगा रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आया। उसमें कुछ ऐसा था जिसके कारण जैस्मिन अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। वह जितनी देर तक देखती रही, उतना ही उसे समझ आने लगा कि वह क्या कर रहा है। वह सिर्फ बैग पर मुक्का नहीं मार रहा था। नहीं, उसके बालों के सिरे थे सफ़ेद। ये नोटिस करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन जब जैस्मीन ने उसका खून ठंडा हो गया। वह पागल है। क्रैकल, वहाँ। उसने इसे देखा। केवल कुछ सेकंड के लिए लाल बिजली सफ़ेद हो गई। ये केवल एक क्षण के लिए था, लेकिन उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह अपनी आत्मीयताएं मिला रहा है। ये देखना एक बहुत ही बेतुकी बात थी। और अभी तक वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। वह केवल एक ही काम कर सकती थी। घड़ी, डॉट डॉट, धमाका, डॉट डॉट, 10 मिनट, डॉट डॉट, बाम, डॉट डॉट, 20 मिनट, डॉट डॉट, बाम, डॉट डॉट, 30 मिनट, डॉट डॉट, बाम, डॉट डॉट, 40 मिनट, डॉट डॉट, बाम, डॉट डॉट, 1 घंटा, डॉट डॉट। ठीक 1 घंटे पर यह घटना घटी। बाम। पूरा पंचिंग बैग
बर्फ में बदल गया। जैस्मीन का दिमाग खाली हो गया। उसी क्षण अज़रियल भारी सांस लेते हुए और खांसते हुए फर्श पर गिर पड़ा। जैस्मिन अचानक अपनी घबराहट से बाहर आए और उसकी ओर बढ़ी, लेकिन फिर हा हा हा, अज़रियल हंसा, अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए खून और पसीने के बीच बैठ गया। नहीं, वह बस हंसता रहा। उसने देखा कि उसकी बिजली के संपर्क में आने पर पंचिंग बैग बर्फ में बदल गया। अज़रियल की आंखें चमक उठीं, उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। जैस्मिन का दिमाग एक बार फिर ठहर गया। उसके चेहरे पर भाव, उसने पहले कभी उसमें ऐसी खुशी नहीं देखी थी। उसकी वापसी के बाद ये पहली बार था जब उसने उसे इतना खुश देखा था। मैंने ये किया, मैंने वास्तव में ये किया। वह हंसता रहा, मानो कोई बच्चा पहली बार कोई अद्भुत चीज़ खोज रहा हो। जैस्मिन केवल पलकें झपका पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब अंततः उसकी हंसी शांत हुई तो वह पीछे गिर पड़ा। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं गई। जैस्मीन की निगाहें देखकर अज़रियल ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उनके बीच का माहौल तुरंत ही अजीब हो गया। अज़रियल का मुंह ऐसे हिल रहा था मानो वह शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कब से देख रहे हो? जैस्मिन झूठ बोलना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वह झूठ बोलने में असमर्थ थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत ही लड़खड़ा गई। तो उसने सच बता दिया। 1 घंटा। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद अज़रियल और जैस्मीन ने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। अज़रियल ने नहाया, खुद को तरोताज़ा किया और दोनों के लिए चाय बनाई। अब वे सोफे पर अगल बगल बैठकर चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहे थे। यह अजीब था। दोनों ही अपने अपने वर्षों के शीर्ष पर थे। अज़रियल पहले वर्ष पर शासन कर रहा था, जैस्मीन दूसरे वर्ष पर। क्रिम्सन भाई बहन, अभी तक। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अरे, मैंने तो सचमुच गड़बड़ कर दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैस्मीन वहाँ होगी, हर समय उसे देखती रहेगी। वह अपनी रुचियों को एक साथ मिलाते हुए तेज होने में इतना मग्न था कि वह अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह भूल गया था। और अब अज़रियल को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? उन्होंने जो कुछ हासिल किया था उसे असंभव माना जाता था। संबद्धताओं का विलन। दोहरी संबद्धताएं होना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था, इतना दुर्लभ कि जिन लोगों के पास ये संबद्धताएं थीं, उनके नाम भी सुविदित थे। समानताओं को मिलाने का विचार अविश्वसनीय था। किसी ने इस पर विचार भी नहीं किया था। बेशक ल्यूमिन तक, लेकिन ऐसा भविष्य में होना था। फिर भी अज़रियल ने अब ये कर दिखाया था। वर्तमान में, और न केवल किसी भी समानता के साथ, बल्कि बिजली और बर्फ के साथ भी, 2 ऐसी चीजें जिन्हें असंगत माना जाता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने सचमुच कुछ अविश्वसनीय किया है, तुम्हें पता है। अंततः जैस्मिन ने चुप्पी तोड़ी, जिससे अज़रियल के होंठ फड़कने लगे। वास्तव में नहीं, यह ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है, अगर वह वास्तव में प्रयास करे। ये झूठ नहीं था। शायद यदि दोहरी संबद्धता वाले अधिक लोग होते तो वे ये सिद्ध कर सकते थे कि विलय बहुत पहले ही संभव है। फिर भी अंततः इसकी पुष्टि करने में 4 पीढ़ियां लग गईं। हालांकि जैस्मीन ने अपना सिर हिला दिया। अधिकांश लोग इतने पागल नहीं होते कि वे स्वयं को आपके द्वारा अनुभव की गई स्थिति में डाल दें, केवल ये देखने के लिए कि क्या ये संभव है। पब फ्यूचर एड्स। वह अचानक मुस्कुराए। कम से कम मैं तुम्हें ये कार्य करते देखने के बाद शांति से मर सकता हूँ। अज़रियल ने अपनी आंखें फेर लीं और चाय का घूंट लेने लगा। कृपया मेरी 5 सेकंड की खुशी को भूल जाइए। असंभव। तत्काल इंकार। वैसे आप पंचिंग बैग का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? अज़रियल ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। दरअसल उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। खैर, क्योंकि झूठ मत बोलो। जैस्मिन ने बीच में ही बात काट दी, जैसे उसे पता था कि वह ऐसा करने वाला है। क्या तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं बस करता हूँ। अज़रियल ने आह भरकर फिर से आगे देखने से पहले उसकी ओर आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुकार्यण। क्या? जैस्मिन ने उसे हैरानी भरी नज़र से देखा, मानो उसने उसकी बात गलत सुन ली हो। तुमने मुझे सुना? अरे यार, मैंने कहा था कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। जैस्मिन ने उसकी ओर आंख झपकाए। मैंने पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए मैं एक साथ कई काम कर रहा था, तेज़ होने की कोशिश कर रहा था और साथ ही अपनी रुचियों को भी एक साथ मिला रहा था। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ये सब कुछ ही घंटों में कर पाऊंगा। अज़रियल बड़बड़ाया। अपनी आत्मीयताओं को मिलाना उसे बहुत आसान लगा, लेकिन वह समझ गया कि यह इतनी जल्दी क्यों हो गया। किसी देवता का आशीर्वाद पाने के अपने फायदे थे। अच्छा ऐसा है।
किसी कारणवश जैस्मीन ने उसकी ओर धीरे से देखा, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे क्या हो गया है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसकी दृष्टि अचानक झुक गई और उसने स्वयं को छत की ओर घूरते हुए पाया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका सिर पीछे किसी नर्म चीज पर टिका हुआ है। जैस्मीन की हंसी की आवाज गूंज उठी जब उसने उसके भ्रमित चेहरे को देखा। तुम्हारा मानस खत्म हो चुका है और तुम शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हो, अज़रियल। थोड़ी नींद लो। अज़रियल ने उसे हल्के से घूरा। मैं ठीक हूँ, मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ घंटे और क्लास में जाना है। जैस्मिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाने लगी। कभी कभार ब्रेक लेना ठीक है। अज़रियल ने उलझन में उसकी ओर देखा। ब्रेक? आज तो मैंने बस ट्रेनिंग की। जैस्मीन ने आगे कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बुरे सपनों के बारे में नहीं जानता? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या पिताजी ने उसे बताया? मेरे नासमझ छोटे भाई, तुम इतना कुछ कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर है तुम थक गए हो। आज अकादमी से छुट्टी ले लो और अपनी बड़ी बहन के साथ कुछ समय बिताओ। अज़रियल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और बुदबुदाया। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने के लिए मुझे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो? जैस्मिन ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने से इनकार करते हुए दूसरी ओर देख लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उसने खुद को आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया और अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराना जारी रखा। अज़रियल के होठों से एक आह निकली। यदि वह आज स्कूल नहीं जाता तो उसे पूरा विश्वास था कि प्रशिक्षक रनी उसे छोड़ देंगी। वह सोचती होगी कि वह स्वयं को मिशन के लिए तैयार कर रहा था या कुछ इसी तरह की बात। उद्धरण चिन्ह ... तुम सचमुच मेरी बहन हो, तुम्हें पता है। जैस्मीन उलझन में दिख रही थी। क्या ये स्पष्ट नहीं था? वह मुस्कुराया। मेरा मतलब था कि अगर कोई और मेरे बालों से छेड़छाड़ कर रहा होता तो मैं उसका हाथ काट देती। आगे बढ़ने से पहले उसका हाथ एक क्षण के लिए हिचकिचाया। तो फिर यह अच्छी बात है कि मैं कोई भी नहीं हूँ। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान को अनदेखा करते हुए अज़रियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों से एक और आह निकली। उनके बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह अजीब नहीं था। शांति और सहजता थी, क्योंकि वे एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे। तारानकन 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 तारानकन। जैस्मिन अज़रियल को घूरती रही, जिसका सिर उसकी गोद में था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब उसने कहा कि वह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने की कोशिश कर रही है, तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। सच तो यह है कि उसने लगभग सब कुछ पहले ही पूरा कर लिया था। अब केवल नए सदस्यों की भर्ती करना बाकी रह गया है, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। आखिर अपने छोटे भाई के साथ समय बिताने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। जैस्मीन उससे पूछना चाहती थी कि अकादमी में पहले दिन क्या हुआ था। उसने सेलेस्टियल एरिना में हुई लड़ाई के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जहां कुछ कैडेट ने उसके नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन जाहिर है अज़रियल ने उसके बाद कुछ नहीं किया था। वह समझ नहीं पाई कि उसने उसे क्यों जाने दिया। जब भी उसे लगता कि उसने ये समझ लिया है कि अज़रियल अपनी प्रतिष्ठा को पुनः बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वह ऐसी कोई बात कह देता जो संभवतः उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन आज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे बेहतर ढंग से समझने लगी है। जब से वह अपने माता पिता से मिला था, तब से उसने उसे इस तरह से सतर्क नहीं देखा था। चमेली, अज़रियल की आवाज़ ने अचानक उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसने उसका नाम पुकारा था। जैस्मीन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। यह क्या है? उसके लौटने के बाद से अज़रियल उसे अक्सर मजाकिया अंदाज में प्यारी बहन कहकर बुलाता था, जो उसे प्यारा लगता था। लेकिन अब जब उसने उसका नाम लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह ज़रूर कोई खास बात होगी। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण काम करूं, तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? इस सवाल पर जैस्मीन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह एक अप्रत्याशित सवाल था, खासकर अज़रियल की तरफ से। कुछ बेवकूफ़ी। वह जानती थी कि उसके मुंह से बेवकूफ़ शब्द का मतलब शायद कुछ अधिक खतरनाक था। उसे उत्तर देने में अधिक समय नहीं लगा। जैस्मिन ने अपने होंठ खोले। अगर तुमने कुछ बेवकूफ़ी की तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन वह अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराए। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा। कुछ सेकंड तक अज़रियल ने कुछ नहीं कहा, जिससे उनके बीच सन्नाटा छा गया। और तब, अच्छा ऐसा है। अज़रियल सचमुच मुस्कुराया, उसके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई। बहुत ही हास्यास्पद है। उसे नहीं लगा कि उसके उत्तर में कोई हास्यपूर्ण बात थी, तो फिर वह क्यों हंसा?
लेकिन अज़रियल ने केवल अपना सिर हिलाया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे वह और भी अधिक उत्सुक और थोड़ी नाराज हो गई। उफ, और मैं यहाँ आपके प्रति इतना दयालु हूँ। वह उसे अनिश्चितता में क्यों छोड़ेगा? जब वह इस पर विचार कर रही थी तो उसने अचानक अज़रियल की लयबद्ध सांसों पर ध्यान दिया, जो ये दर्शाता था कि वह सो गया था। अपनी आंतरिक उथल-पुथल को भूलकर वह सोए हुए अज़रियल को देखने लगी। हे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा सोया हुआ चेहरा हमेशा देखता रहूं। लेकिन उसने झूठ बोला। 10 मिनट तक उसके चेहरे को देखने के बाद उसकी अपनी आंखें भारी हो गईं और चमेली भी सो गई। ये कहना सही होगा कि उस दिन क्रिम्सन भाई बहनों में से कोई भी अकादमी में उपस्थित नहीं था। हीरो अकादमी के प्रथम वर्ष में कुल 527 छात्र हैं। दूसरे वर्ष ये संख्या घटकर 203 हो जाती है, यानी आधे से भी अधिक की कमी। और तीसरे और अंतिम वर्ष में 98। एक बार फिर वर्तमान तृतीय वर्ष के आधे से अधिक छात्र पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर हीरो अकादमी में तीनों वर्षों में 828 छात्र हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हर साल आधे से अधिक छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को यह एहसास हो जाता है कि नायक बनना उनका सच्चा सपना नहीं है, कुछ को लगता है कि वे इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं, और कुछ को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए इसका कारण भय है। मृत्यु का भय, शून्य प्राणियों का भय, या खलनायकों का भय। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि तीनों वर्षों में केवल 828 छात्र ही हीरो बनने का लक्ष्य रख रहे हैं। एशिया और पूरे विश्व में अन्य अकादमियां भी हैं, लेकिन एशिया में हीरो अकादमी सबसे प्रसिद्ध है। एक स्पष्ट कारण के लिए, यहाँ के छात्रों को नायक बनने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। वर्तमान में अकादमी के गेट के बाहर अज़रियल अपनी कक्षा और प्रशिक्षक रनी के साथ खड़ा होकर प्रथम वर्ष की अन्य कक्षाओं को बसों में चढ़ते हुए देख रहा था। आज वह दिन था जब वे शून्य काल कोठरी में प्रवेश करेंगे। शायद ये कहना बेहतर होगा कि अज़रियल कक्षा में सबसे पीछे खड़ा था, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, जबकि प्रशिक्षक रनी ये देख रही थी कि क्या सभी लोग उपस्थित हैं। ऐसा नहीं था कि वह उनसे बच रहा था, अज़रियल को बस दूर से देखना शांतिपूर्ण लग रहा था। वह बिना किसी की नज़रों के उस पल का आनंद ले रहा था। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उनकी कक्षा के आधे से अधिक छात्र सेलेस्टिना, ल्यूमिन और येलेना से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस दिन वह जैस्मीन के कारण अनुपस्थित था, उसी दिन उसकी कक्षा के शीर्ष छात्रों के बीच की दीवारें खत्म होने लगी थीं। वे सभी मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे, ल्यूमिन की बातें सुन रहे थे, जो थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उन्हें देखते हुए अज़रियल के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। कल की बात करें तो जब उसने कक्षा छोड़ी थी तो इस दुनिया में आने के बाद पहली बार वह बिना किसी बुरे सपने के 8 घंटे सोने में कामयाब रहा था। मैं समझ सकता हूं कि नाथन गोद के तकियों को लेकर इतना हंगामा क्यों करता था। वे सचमुच हर बीमारी का इलाज थे। हालांकि वह निकट भविष्य में अपनी बहन से दूसरा तकिया मांगने की योजना नहीं बना रहा था। पब फ्यूचर एड्स। ये देखकर खुशी हुई कि आप सफल हो गए, कैडेट अज़रियल। मैंने सोचा था कि कल आपकी अनुपस्थिति को देखते हुए आप डर गए होंगे। प्रशिक्षक रनी की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, जिसने उन्हें उनके विचारों से बाहर निकाला। उसने मुड़कर देखा तो वह भी उसके बगल में खड़ी थी और छात्रों को देख रही थी। अज़रियल ने असहजता से दूसरी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... मैं डरकर पीछे नहीं हटा, मैं तो बस देर तक सोता रहा। प्रशिक्षक रनी ने उसकी बात सुनकर धीरे से हंसी। ठीक है, जब तक तुम देर तक सोए रहे तब तक कोई बात नहीं। सब कुछ शुरू होने में अभी समय है। अगर तुम्हें किसी भी विषय पर बात करनी हो तो मैं यहाँ हूँ। अज़रियल के चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान उभरी और उसने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद प्रशिक्षक रनी, लेकिन वास्तव में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आने वाले समय के लिए पहले ही अपना मन तैयार कर लिया है। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गई, उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ में उदासी थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब अनुचित है? ये छात्र, आप सभी बच्चे हैं, फिर भी आपको प्रशिक्षण और संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि हम वयस्क इतने कमज़ोर हैं कि खुद इसे संभाल नहीं सकते। अपनी युवावस्था का आनंद लेने के बजाय आपको इन भयावहताओं का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, और ये सब इसलिए क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग बहुत डरते हैं। अज़रियल ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी का भाव देखा, क्योंकि वह छात्रों को आनंद लेते हुए देख रही थी। प्रशिक्षक रनी, आप भी इन भयावह परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, जैसे अनगिनत अन्य वयस्क भी कर रहे हैं। ये सच है कि कुछ वयस्क लड़ने से डरते हैं, लेकिन मैं इसे अन्याय नहीं मानता। नायक बनना एक विकल्प है। हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन अंत में यहाँ हर कोई नायक बनने के लिए तैयार है, मजबूर नहीं। ऐसा लगा कि वह शायद थोड़ा गलत था,
लेकिन मूल सत्य यही रहा, अधिकांश नायक ये रास्ता चुनते हैं, ये पूरी तरह जानते हुए कि उनके बिना मानवता का पतन हो जाएगा। मानवता का स्तंभ बनना इन छात्रों पर थोपा हुआ काम नहीं था। प्रशिक्षिका रनी ने जवाब में गुनगुनाया, शायद आप सही हैं, फिर भी मुझे आश्चर्य है कि वह दिन कब आएगा जब बच्चे ही रह सकेंगे। वह दिन आएगा, अज़रियल ने धीरे से कहा, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए पहला कदम आगे की लड़ाई जीतना है। प्रशिक्षक रनी धीरे से हंस पड़ी। आप निश्चित रूप से अपने शब्दों में आश्वस्त हैं, कैडेट अज़रियल। एक बस भरकर चली गई, जबकि दूसरी बस आ गई। प्रशिक्षक रनी उस ओर चलने लगी, संभवतः ड्राइवर से बात करने के लिए। तुम्हें अपने सहपाठियों के साथ शामिल होना चाहिए और उनके साथ आनंद लेना चाहिए, कैडेट, उसने कहा और ये शब्द पीछे छोड़ते हुए वह चली गई। अज़रियल ने उसे जाते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह ... मैं ठीक हूँ, मैं आज एक पर्यवेक्षक बनना चाहूँगा। लगभग 10 मिनट बाद प्रशिक्षक रनी ने अपनी कक्षा को बस में चढ़ने का आदेश दिया। ये बस वैसी नहीं थी जैसी अज़रियल को अपनी पिछली दुनिया से याद थी। यदि उसे कोई शब्द चुनना होता तो यह अधिक आधुनिक लगती। यह न तो उड़ रही थी और न ही हवा में मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी इसके पहिए थे। बस में काली खिड़कियां और एक चमकदार काले रंग का बॉडी किट था और अंदर का हिस्सा एकदम बर्फ सफ़ेद था। जैसे ही वे बस की ओर बढ़े, अज़रियल के सहपाठियों ने अंततः उसकी उपस्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आह अज़रियल, तुमने कर दिखाया, ल्यूमी ने चिल्लाया, उसकी आवाज़ शोर पर गूंज रही थी। दुर्भाग्यवश ल्यूमी ने उसे पकड़ नहीं सका क्योंकि उसे अन्य लोगों के साथ अंदर धकेल दिया गया था। जब उन्हें बस में चढ़ाया जा रहा था तो अज़रियल केवल अजीब तरीके से हाथ हिलाकर बाद में कह सका। प्रशिक्षक रनी अभी भी बाहर खड़ी थी और उन्हें घूर रही थी, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। यद्यपि सहपाठी सेलेस्टिना, ल्यूमिन और येलेना के साथ अधिक सहज हो गए थे, फिर भी वे अज़रियल से कुछ कदम दूर ही रहते थे। उन्होंने मन ही मन आह भरी, उन्हें दोष नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह सबसे अधिक सामाजिक व्यक्ति थे, न ही उन्होंने अकादमी में प्रवेश के बाद से अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए कुछ किया था। इसके बजाय उसने पहले ही दिन चीज़ों को गड़बड़ कर दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा खराब हो गई। जैसे ही अज़रियल बस में चढ़ने वाले अंतिम लोगों में से एक था, अन्य कक्षाओं के छात्रों में जो अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे, अचानक हंगामा मच गया। ये वास्तव में वह है। वह यहाँ क्यों है? क्या वह हमारे साथ आएगी? अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक छात्र अकादमी के गेट से उनकी ओर आ रहा है। वे सही कह रहे हैं। वह यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही उसने प्रशिक्षक रनी की ओर देखा, उसकी नज़रें उससे मिली और उसका चेहरा काला पड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है कि प्रधानाध्यापिका छात्रों की सुरक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतना चाहती थीं। इसीलिए वह यहाँ हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में। फ्रेया, उसे यह बात आनी ही चाहिए थी। यह शायद उससे बदला लेने का उसका तरीका है क्योंकि उसने पहले उसे मात दे दी थी। अज़रियल ने मुड़कर देखा और उनका सामना अपने मार्गदर्शक से हुआ। मुझे लगा कि हमने पहले ही भाई बहन के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता लिया है, मेरी प्यारी बहन। चमेली हंसी। मेरे छोटे भाई बहन के बीच कभी भी पर्याप्त समय नहीं बिताया जा सकता। वह इसका आनंद ले रही है। उसका मूड और भी खराब हो गया। ऐसा नहीं था कि उसे जैस्मीन पर भरोसा नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह इस बात को लेकर चिंतित था कि हमले के समय उसकी बहन वहां मौजूद थी। यद्यपि उसे स्वयं को संभालने में सक्षम होना चाहिए, फिर भी वह चिंता करने से नहीं बच सका और चुपचाप फ्रेया को कोसने लगा। जैस्मीन ने अज़रियल से और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रशिक्षक रनी का अभिवादन किया और बस में चढ़ गई। मुझे कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए था। अंत में वह कल जो हुआ उसके लिए केवल अपने आप को कोस ही सका। वाह, तो ये शून्यकाल कोठरी है। मैंने इसके वीडियो ऑनलाइन देखे हैं, लेकिन फिर भी जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो यह अलग होता है। छात्र एक विशाल धंसे हुए गड्ढे के सामने खड़े होकर आश्चर्य से बोले, जो खाई में अंतहीन रूप से फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। वे अंधेरे में घूरते रहे, शून्य से झांकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां एक भयानक अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस अंधेरे गड्ढे के चारों ओर दुकानें, स्टॉल और इमारतें थीं, जहां लोग अपना दिन गुजार रहे थे और इस तरह आनंद ले रहे थे मानो वह खाई मौजूद ही न हो। और इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वे इसके आदी थे और सफ़ेद वर्दी में छात्रों की उपस्थिति भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करती थी, यह अपेक्षित था। हर साल इस समय के आसपास हीरो अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र शून्यकाल कोठरी में आते थे और इस अवधि के दौरान अगले 5 सप्ताह तक किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। छात्रों को 5 सप्ताह तक वहां रहना था तथा उन्हें शून्यकाल कोठरी की पहली 4 मंजिलों पर विजय प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया था।
स्वाभाविक रूप से 527 विद्यार्थियों को 20 कक्षाओं में विभाजित करने के कारण वे सभी एक साथ प्रवेश नहीं लेंगे। उन सभी को एक साथ भेजना असंभव होगा जब तक कि वे किसी तरह से एक ही बार में पूरे तहखाने पर विजय प्राप्त करने का इरादा न रखते हों, जो स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र या संभवतः किसी भी जीवित व्यक्ति की क्षमता से परे था। इसके बजाय उन्होंने एक क्रमबद्ध प्रणाली का पालन किया। पहले 3 वर्ग पहले कालकोठरी में प्रवेश करेंगे। 2 दिन बाद 2 और कक्षाएं होंगी। अगले सप्ताह जब कुछ कक्षाएं पहली 4 मंजिलों पर कब्जा कर लेंगी तो 3 और कक्षाएं उसी तरीके से प्रवेश करेंगी। ठीक है, सब लोग अब चुप हो जाओ। प्रशिक्षक रनी की आवाज हवा में गूंजी, जिसने प्रत्येक छात्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जबकि वह और अन्य प्रशिक्षक कैडेटों के सामने खड़े थे जो उनके और शून्य कालकोठरी के बीच में खड़े थे। तुरंत ही सभी छात्र चुप हो गए और अपनी पीठ सीधी करके पूरे ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी अपना काम रोककर सुनने लगे, क्योंकि उन्हें ये तमाशा मनोरंजक लग रहा था, भले ही यह हर साल कितनी ही बार होता हो। आप सभी को इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पहले ही बता दिया गया है, इसलिए मैं इस पर दोबारा चर्चा करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आमतौर पर हमारे प्रशिक्षकों में से एक निगरानी और मार्गदर्शन का काम करता था, लेकिन इस साल हम इसमें बदलाव कर रहे हैं। कैडेट जैस्मीन, कृपया आगे आएं। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, छात्र आपस में बड़बड़ाने लगे और देखते ही देखते जैस्मीन आगे बढ़कर प्रशिक्षक रनी के पास खड़ी हो गई। कैडेट जैस्मीन आप सभी को 5वीं मंजिल तक ले जाएंगी। पहली कक्षा के 5वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद वह उसी तरह अगली कक्षा का मार्गदर्शन करेंगी। प्रशिक्षक केवल आपातकालीन स्थितियों में ही मौजूद रहेंगे, लेकिन उन पर निर्भर न रहें। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और छात्र पसीने से तरबतर हो गए, उनकी नज़रों से बचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यदि आप कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करने का प्रयास करते हैं तो उनसे अपनी जान बचाने की उम्मीद न करें। कई छात्र उसकी बातें सुनकर दंग रह गए, हालांकि वे इस संदेह से मुक्त नहीं हो सके कि वह झूठ बोल रही थी। आखिरकार वे छात्रों को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते थे। इसके अलावा कैडेट जैस्मीन से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे लिए लड़ेगी। वह केवल मार्गदर्शन करेगी और ज़रूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप करेगी। इसके अलावा तुम अकेले हो। कैडेटों ने प्रशिक्षक रनी की चेतावनी के प्रत्येक शब्द को गंभीरता से स्वीकार किया। पब फ्यूचर एड्स। अब जब ये साफ हो गया है तो चलिए शुरू करते हैं। HCS1, HCA1 और HCB1, तुम तीनों वर्ग आज शून्य कालकोठरी में सबसे पहले प्रवेश करोगे। फिलहाल बाकी सभी वर्गों को होटल लौट जाना चाहिए। तुम तीनों ठीक रात 8 बजे तक यहाँ वापस आ जाओ। प्रशिक्षक इंतजार कर रहे होंगे और जब तक हो सके उन आलीशान बिस्तरों का आनंद लो। एक बार शून्य कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद तुम्हें उनकी याद जरूर आएगी। मानो उसकी आखिरी चेतावनी से उत्साहित होकर कैडेट्स होटल की ओर दौड़ पड़े और इस महीने के लिए शांति के अपने आखिरी क्षणों का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। स्वाभाविक रूप से कैडेट जैस्मीन भी छात्रों के पीछे चली गई। तारांकन 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 तारांकन। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए? हमारे पास जाने से पहले केवल 2 घंटे हैं। अज़रियल की आवाज़ अतिशयोक्तिपूर्ण थी जब वह जैस्मीन के सामने खड़ा था, जो आलसी ढंग से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेकिन मैं यहाँ विटामिन ए सोखकर आराम कर रहा हूँ। विटामिन ए के संदर्भ से अज़रियल हैरान होकर पलकें झपकाने लगे। उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। बिस्तर पर बैठते हुए जैस्मीन ने खुद को सहारा दिया और उसके करीब आ गई। क्या तुम ठीक हो जाओगे? अज़रियल ने उसकी ओर देखा। प्रश्न सुनकर वह थोड़ा उलझन में था। जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आप मेरे शून्य कालकोठरी में प्रवेश करने के बारे में चिंतित हैं? जैस्मीन ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा मतलब है, पिछली बार जब तुमने शून्य प्राणियों का सामना किया था, जब मैं शून्य क्षेत्र और यूरोप में था। अज़रियल ने अपनी बात पूरी की और उसने अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाया। वह शून्य क्षेत्र और यूरोप में बिताए समय के निशानों के बारे में चिंतित होगी, ऐसे अनुभव जो किसी को भी आघात पहुंचा सकते हैं। अज़रियल ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा। शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके अलावा आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, है ना? जैस्मिन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बेशक, आपकी प्यारी बड़ी बहन आपको किसी भी खतरे से बचाएगी। उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति प्रसन्न थी और अज़रियल हंस पड़ा। तो फिर मैं भी आपके लिए यही करूंगा। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, ओब्सीडियन जैसे पैनल उसकी दृष्टि के सामने चमक उठे, जिससे उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या कुछ गड़बड़ है, अज़रियल? अज़रियल ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराया। ये कुछ भी नहीं है। मैं बस थोड़ा निराश था कि मैं अभी भी लंबे समय तक अपनी संबद्धताओं को एक साथ नहीं रख सकता।
जैस्मिन ने समझ में सिर हिलाया। तुम्हें और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक ही समय में दोनों गुणों का उपयोग करने से बहुत अधिक मन की खपत होती है। आप ठीक कह रहे हैं। अज़रियल ने ध्यान भटकते हुए सिर हिलाया। उसका ध्यान अब उस पर नहीं था, बल्कि यह उसकी आंखों के ठीक सामने की खोज थी। मुख्य कार्यक्रम, उत्पत्ति का जन्म। मुख्य खोज, नेता को हराना और पकड़ना। साइड क्वेस्ट, नेता के सहयोगियों को हराएं और पकड़ें। साइड क्वेस्ट, शून्यकाल कोठरी में किसी भी कैडेट को मरने से रोकें। इवेंट अनुभव, प्राप्त करने योग्य। खोज पुरस्कार, प्राप्त करने योग्य। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन छल का मुखौटा। अज़रियल ने अपने सामने रखे पैनलों पर नजर डाली। एक निराशा उसके अंदर से निकल रही थी, जबकि वह उदास होकर मुस्कुराने से बच रहा था। उन्होंने इसकी आशा कर ली थी और वे सोचने लगे थे कि यह प्रणाली कब अस्तित्व में आएगी। उन्हें लगने लगा कि शायद सिस्टम में खराबी है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। खोज पुरस्कार आकर्षक थे, लेकिन केवल तभी जब वह मुख्य खोज पूरी कर ले। और मुख्य खोज उसके लिए भी एक साहसिक खोज थी। तो इस बार कौशल के बजाय आत्मा कवच का एक टुकड़ा। साइड क्वेस्ट मुख्य क्वेस्ट के समान ही चुनौतीपूर्ण प्रतीत हुए। अज़रियल ने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन सिस्टम ने संभवतः इसका पूर्वानुमान लगा लिया था, इसीलिए उसने ऐसे कठिन कार्य सौंपे। कम से कम मुझे इससे बहुत सारा अनुभव प्राप्त होगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो वह कम से कम अतिरिक्त कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। यद्यपि छात्रों की मृत्यु से नायक के विकास में योगदान मिलेगा, फिर भी अज़रियल को अभी इस प्रकार के चरित्र विकास को विलंबित करने की आवश्यकता है। पुस्तक से उन्हें पता था कि यहाँ होने वाली मौतें फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएंगी। इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। दुनिया ल्यूमिन के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, भले ही जीवन के देवता ने उसका पक्ष लिया था। जितने अधिक लोग बचेंगे, उतना अच्छा होगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी नियोजेनेसिस की योजना को विफल करना। फिर भी ये वही मुख्य खोज नहीं है जो ल्यूमिने ने पुस्तक में लिखी थी। वह उत्सुक था कि क्या ल्यूमिने का भी अब ऐसा ही कोई मुख्य कार्य है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है। ल्यूमिने, क्या तुम ठीक हो? जब से हम होटल में आए हैं तब से तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो, येलेना ने पूछा। उसकी चिंता स्पष्ट थी जब वे शून्यकाल कोठरी के सामने खड़ी थीं। रात्रि 8 बजे तक अभी भी 30 मिनट शेष थे, लेकिन अब भी वह देख सकती थी कि तीनों कक्षाओं के अधिकांश कैडेट पहले से ही एकत्र हो चुके थे, जिनमें कैडेट नोल, वर्जिल और काई भी शामिल थे। अंतिम दो से कोई परेशानी उत्पन्न होती नहीं दिखी। कैडेट काय अपने दोस्तों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहा था, वही लोग जिन्होंने पहले दिन येलेना और ल्यूमिन का सामना किया था, जबकि कैडेट वर्जिल आंखें बंद करके जमीन पर अकेले बैठा था। किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। सेलेस्टिना पास ही थी, अन्य सहपाठियों के साथ बातचीत कर रही थी और हर पल अधिक लोकप्रिय होती जा रही थी। ल्यूमिने, क्या तुम सुन रहे हो? येलेना ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए फिर पूछा। चौंककर ल्यूमिने ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। ओह हाँ, माफ करना, मैं शून्यकाल कोठरी को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। येलेना ने सिर हिलाकर उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। अगर यह सिर्फ पहली 4 मंजिलें हैं तो मुझे शक है कि कुछ भी वाकई चुनौती होगी। इसके अलावा हमारी कक्षा में अज़रियल और सेलेस्टिना भी हैं। ल्यूमिने ने सिर हिलाकर जवाब में मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, तुम सही हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके इन शब्दों के बावजूद उसका मन बार बार सिस्टम नोटिफिकेशन की ओर भटकता रहा, जो होटल में कदम रखते ही प्रकट हुआ था। जब उसने क्वेस्ट टैब की जांच की तो उसे यह मिल गया। समस्या ये थी कि खोज वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ल्यूमिन ने सोचा था कि इसमें शून्य जीवों को मारना या फ्लोर बॉस को हराना शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये खोज आश्चर्यजनक रूप से सीधी सादी थी, फिर भी बेचैन करने वाली थी। इसमें केवल इतना कहा गया था कि उसे शून्यकाल कोठरी में किसी भी कैडेट को मरने से रोकना था। यदि वह ऐसा कर लेता है तो उसे 5000 एसपी सिस्टम पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनका उपयोग शॉप से बहुत कुछ खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह अंकों की एक हास्यास्पद राशि थी, जिसका अर्थ था कि खोज संभवतः उतनी ही कठिन थी। खोज की अस्पष्टता ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। ये पहली बार था जब उन्हें इतना अस्पष्ट कार्य मिला था। वह केवल इतना जानता था कि उसे कैडेटों को मरने से बचाना है, लेकिन किससे? ल्यूमिन को अब और ध्यान केंद्रित करना असंभव लगा। येलेना ने ल्यूमिने को और परेशान नहीं किया और वे अगले 20 मिनट तक चुपचाप साथ खड़े रहे। ल्यूमिन, येलेना, तुम दोनों कैसी हो? पब फ्यूचर एड्स। दोनों ने अपना सिर घुमाकर देखा कि अज़रियल अपने साथ जैस्मीन को लेकर आ रहा है। अज़रियल, मैं अच्छा रहा, धन्यवाद, ल्यूमिन ने उत्तर दिया। मैं भी। पूछने के लिए धन्यवाद, येलेना ने कहा। अज़रियल अकेला नहीं था और उसके बगल में जैस्मीन खड़ी थी। हालांकि
ल्यूमिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे उसकी तरफ देखे। किसी कारण से जब भी वह बस में येलेना और अज़रियल की ओर देखता था तो वह उनकी तीखी निगाहों को महसूस कर सकता था। उसकी सहज बुद्धि उसे यह बता रही थी कि उससे नज़रें मिलाने का अंत अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने कोई जोखिम नहीं उठाया। सौभाग्य से या शायद नहीं, जैस्मीन को ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई, कैडेट ल्यूमिन। कैडेट येलेना, मेरा नाम जैस्मीन क्रिम्सन है। मेरे छोटे भाई से दोस्ती करने के लिए शुक्रिया। आह हाँ, ल्यूमिन हकलाया, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, येलेना ने कहा। जैस्मीन की मुस्कुराहट और विनम्रता से वह थोड़ा घबरा गई। हालांकि अज़रियल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे दोस्ती कर रहा हूँ? जैस्मिन ने उसे उलझन में देखा। और आप उनका अभिवादन क्यों करेंगे? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जैस्मिन उसे घूरती रही। अज़रियल ने अपनी जीभ चटकाए। ठीक है, मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। येलेना और ल्यूमिने भाई बहनों की बातचीत पर केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सकीं। ताली बजाओ। अचानक पूरे क्षेत्र में एक तेज आवाज गूंजी, जिसने सभी छात्रों का ध्यान शून्य काल कोठरी की ओर आकर्षित कर लिया। इसके सामने प्रशिक्षक रनी खड़ी थी, उनके साथ 3 अन्य प्रशिक्षक भी थे। उन्हें देखकर सभी की बोलती बंद हो गई और वे गंभीर भाव धारण कर अपनी पीठ सीधी कर बैठे। अब जब सभी लोग यहाँ हैं तो मुझे आशा है कि आप सभी नरक के द्वार में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, प्रशिक्षक रनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग उसके उत्साह को साझा नहीं कर रहे थे। प्रशिक्षक बेंसन, प्रशिक्षक एलिसिया और प्रशिक्षक केविन शून्य काल कोठरी के दौरान आपकी 3 कक्षाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि कैडेट जैस्मीन आपको मार्गदर्शन देंगी। कैडेटों ने सिर हिलाया और प्रशिक्षक रनी प्रसन्न दिखीं। ठीक है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बिना किसी चेतावनी के वह अचानक सभी की आंखों के सामने से गायब हो गई, जिससे कई छात्र आश्चर्यचकित रह गए। सभी कैडेट्स, मेरी बात मानो। यही एकमात्र अवसर होगा जब हम प्रशिक्षक तुमसे बात करेंगे। उसके बाद हमें अपने मन से निकाल दो, प्रशिक्षक बेंसन ने चेतावनी दी। कैडेट्स ने उसे चौड़ी आंखों से देखा जब उसने अचानक ब्लैक होल पर कदम रखा। फिर भी वह गिरा नहीं। उसके पैर उस पर मजबूती से जमे हुए थे। अन्य 2 प्रशिक्षक भी उसके पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। तभी छेद से काली रोशनी निकली और प्रशिक्षकों को घेरती गई, जब तक कि वे गायब नहीं हो गए। क्या बकवास है! मैं कसम खाता हूं कि मुझे लगा था कि हमें नीचे कूदना होगा। अच्छा, छात्र आश्चर्यचकित और राहत महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो फिर हम वही करेंगे जो प्रशिक्षकों ने कहा है, जैस्मीन ने ब्लैक होल पर पहला कदम रखते हुए कहा। एक संकेत की तरह अन्य सभी कैडेटों ने, हालांकि कुछ ने हिचकिचाहट दिखाई, उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। और फिर वे सभी शून्य काल कोठरी में भस्म हो गए। तारांकन 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 तारांकन। यह अजीब था। यदि अज़रियल को इसका वर्णन करना होता तो वह ऐसा महसूस करता जैसे वह डूब रहा हो, मानो वह सबसे गहरे समुद्र में डूबा हुआ हो, जहां एकमात्र ध्वनि जो उस तक पहुंचती थी वह उसके अपने विचारों की प्रतिध्वनि थी। वह अकेला था, बिल्कुल अकेला, न कोई बात करने वाला, न कोई देखने वाला। उसके चारों ओर की दुनिया खामोशी और अंधेरे की खाई में खो गई थी। वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह देख नहीं सकता था। वह बोल नहीं सकता था। वह हिल भी नहीं सकता था। अभी तक मुझे अजीब तरह से शांति महसूस हुई, मानो इस अधर में लटके रहना, जीवन और मृत्यु के बीच झूलना, उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। क्या मृत्यु का अनुभव ऐसा ही होता है? वह सोच रहा था। उसका मन शांत तालाब में पत्ते की तरह बह रहा था। लेकिन तभी अचानक एक बल ने उसे खींचा और उसे आश्चर्यजनक वेग से ऊपर की ओर खींच लिया। यह ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा समुद्र की गहराई से बाहर फेंका जा रहा हो, जैसे कोई टारपीडो सतह की ओर दौड़ रहा हो। अगले ही क्षण उसने स्वयं को पलकें झपकाते हुए भ्रमित अवस्था में पाया, लेकिन वह उसी अशुभ ब्लैक होल के ऊपर खड़ा था। अब वह सतह पर नहीं था। छोटे भाई, शून्य काल कोठरी के अंदर आपका स्वागत है। जैस्मीन वहीं खड़ी थी, उसकी उत्तेजना उसकी उज्ज्वल मुस्कान के माध्यम से झलक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब रोमांच था जिसे अज़रियल समझ नहीं पाया। उनके आसपास अन्य छात्र भी बिखरे पड़े थे, कुछ भ्रमित थे, अन्य डर के कारण बीमार या पंगु हो गए थे। उनके चेहरों पर सदमे और दहशत के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी इस अफरा तफरी के बीच ल्यूमिन जैसे कुछ लोग स्थिर खड़े थे, उनका धैर्य उतना ही अडिग था। प्रशिक्षकों ने उन लोगों की ओर सहमति में सिर हिलाया जो खड़े रहने में कामयाब रहे थे। उनकी आंखों से कुछ भी छूट नहीं गया, लेकिन अज़रियल को उनके निर्णय की परवाह नहीं थी। उनका ध्यान कहीं और था। उसकी निगाहें कालकोठरी के विशाल विस्तार पर घूम गईं। वह था सुंदर। अज़रियल ने सावधानीपूर्वक ब्लैक होल से दूरी बना ली, उसकी इंद्रियां उसके चारों ओर के वातावरण से अभिभूत थीं।
हवा घनी और भारी थी, जिसमें हल्की धातु जैसी गंध थी जो उसके गले के पीछे तक चिपकी हुई थी। प्रकाश मंद था, जो एक सतत धुंध से छनकर आ रहा था जो हवा में कफन की तरह लटकी हुई प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर विशाल स्तंभ लगे हुए थे, उनकी सतहें घिसी हुई और टूटी हुई थीं, फिर भी उन पर प्राचीन नक्काशी के धुंधले निशान अब भी मौजूद थे जो अब मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। ये विशाल स्तंभ अंधेरे में ऊपर की ओर फैले हुए थे तथा ऊपर की छायादार खाई में लुप्त हो गए। आगे एक लंबा गलियारा अंधकार में फैला हुआ था, जिसके दोनों ओर बख्तरबंद आकृतियों की मूर्तियां थीं। उनके चेहरे समय के साथ क्षीण हो गए थे, उनके हथियार भोथरे और जंग लगे हुए थे, फिर भी उनकी मुद्राएं प्रभावशाली बनी रहीं, मानो वे अभी भी इस परित्यक्त स्थान के सतर्क रक्षक हों। दोनों ओर की दीवारों पर धुंधले भित्तिचित्र बने हुए थे, जिनमें युद्ध, विजय और कुछ और शायद अनुष्ठान के दृश्य दर्शाए गए थे, लेकिन समय के निरंतर क्षय के कारण ये विवरण लुप्त हो गए थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन असमान थी, मलबे से भरी हुई थी और कहीं कहीं टूटे हुए बर्तनों या हड्डियों के टुकड़े भी थे जो हर कदम के साथ चरमरा रहे थे। ऊपर छत अंधेरे में डूबी हुई थी, हालांकि अज़रियल केवल उन किनारों को देख पा रहा था जो कभी भव्य मेहराब या गुंबद रहे होंगे, जो अब टूट रहे थे और घिस चुके थे। उनकी पूर्व भव्यता धूल और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। संपूर्ण स्थान विस्मृत इतिहास की गंध से भरा हुआ था, एक ऐसी भावना जो कभी शक्तिशाली थी, अब किसी कारण से कमजोर हो गई है। पहली मंजिल पर आपका स्वागत है। जैस्मिन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज में मनोरंजन था क्योंकि वह उसकी प्रतिक्रिया देख रही थी। वह न तो उसे दोष दे सकती थी, न ही उन अन्य छात्रों को जो उठने लगे थे। उनके हाव भाव जेल के विस्मय को प्रतिबिंबित कर रहे थे। शून्य काल कोठरी एक ऐसी जगह थी जिसकी व्याख्या करना कठिन था। यहाँ कोई रिकॉर्डिंग या चित्र नहीं लिया जा सकता था और अंदर जाने के बाद सतह पर किसी तक पहुँचने के लिए कोई संकेत नहीं था। कालकोठरी अपनी अलग दुनिया में मौजूद थी। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। ये है। उसने अपनी दृष्टि विस्मयकारी परिवेश से हटाकर कैडेटों और प्रशिक्षकों पर केंद्रित कर ली। प्रशिक्षक पहले ही पीछे हट चुके थे, स्पष्टतः उनका इरादा छात्रों को आगे बढ़ने देना था, जबकि कैडेट अभी भी अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। लेकिन आगे अंधेरे में किसी चीज ने अज़रियल का ध्यान आकर्षित किया। मेरी प्यारी बहन, नहीं नहीं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ सिर्फ एक मार्गदर्शक हूँ। जैस्मिन ने चंचल मुस्कान के साथ उसकी बात रोकी और दीवार के सहारे सहजता से झुककर नीचे बैठ गई। अज़रियल के होंठ जलन से फड़क उठे, जैसे कि आप एक उचित मार्गदर्शक की तरह काम करने जा रहे हैं। उसने सोचा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि जैस्मिन को यह देखकर आनंद आएगा कि वह स्वयं ही चीजों को समझ रहा है। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्क्रिच। भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, मानो गलियारे के अंधेरे में किसी अदृश्य सतह पर कीलें घिस रही हों। उनके पास जो एकमात्र प्रकाश था वह बिखरे हुए मशालों से आ रहा था, लेकिन गलियारे के उस हिस्से में कोई भी नहीं था। स्क्रिच। दूसरी अधिक स्पष्ट ध्वनि सुनकर अज़रियल की नाड़ी तेज हो गई। यह एक बेचैन करने वाली, लगभग धातु जैसी खरोंच थी जो उसकी नसों में रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए और पाया कि वह इस आशंका में अकेला नहीं था। सेलेस्टिना और ल्यूमिन ने एक दूसरे को परेशान देखा, उनकी भौहें भ्रम में सिकुड़ी हुई थीं। वे उसके करीब आ गए। यह आवाज क्या है? सेलेस्टिना की आवाज में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। अज़रियल ने जवाब में अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। स्क्रिच। स्क्रिच। आवाज और तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। अन्य कैडेटों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पीले पड़ने लगे, उनकी आंखें घबराहट से घूमने लगीं। आखिर ये बला है क्या? मुझे मत बताओ कि यह एक शून्य प्राणी है। पहले से। स्क्रिच। स्क्रिच। अब खुरचने का काम लगातार जारी था, इसकी मात्रा और आवृत्ति बढ़ती जा रही थी। शोर उनकी नसों पर भारी पड़ रहा था तथा प्रत्येक गुजरते क्षण के साथ यह अधिक से अधिक परेशान करने वाला होता जा रहा था। वातावरण में तनाव बढ़ता गया क्योंकि ध्वनि उनके करीब आती प्रतीत हुई। डॉट डॉट स्क्रिच, डॉट डॉट स्क्रिच, डॉट डॉट स्क्रिच, डॉट डॉट। फिर जैसे अचानक यह आवाज शुरू हुई थी वैसे ही अचानक बंद हो गई। गलियारे में घुटन भरा सन्नाटा छा गया, जो केवल उनकी अपनी सांसों की हल्की प्रतिध्वनि से टूट रहा था। अज़रियल ने आगे के अंधेरे में आंखें तिरछी करके देखा, उस घोर अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहा था। उसे परछाइयों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? जैस्मीन एक प्राचीन मूर्ति के पास खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि प्रशिक्षक भी उसके साथ थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये स्पष्ट था कि कुछ घटित होने वाला था। टपक टपक। अज़रियल का ध्यान अचानक उसके पैरों पर गया, क्योंकि फर्श पर कुछ गीला पदार्थ गिरा हुआ था। टपक
टपक। उसने ऊपर देखा तो ऊपर अंधेरा फैला हुआ था जिसमें कोई मशाल नहीं जल रही थी। फिर भी छत से पानी लगातार टपकता रहा। क्या कोई छत पर रोशनी कर सकता है? अज़रियल की आवाज़ ने तनाव को कम कर दिया, जो विशेष रूप से एक व्यक्ति पर निर्देशित थी। मैं ये कर सकता हूँ, ल्यूमिन ने आगे बढ़कर सिर हिलाते हुए कहा। सेलेस्टिना और अज़रियल पीछे हट गए, उनकी नज़रें ल्यूमिन पर टिकी थीं जबकि अन्य कैडेट सांस रोककर उन्हें देख रहे थे। फिजल, ल्यूमिन के हाथ में एक आग का गोला प्रज्वलित हुआ जो गर्मी और प्रकाश से चटक रहा था। स्वूश, ल्यूमिन ने आग का गोला छत की ओर फेंका और अंधेरा स्थान अचानक प्रकाशित हो गया। अज़रियल ने अचानक आई चमक से आंखें सिकोड़ लीं। जब उसकी दृष्टि ठीक हुई तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वहां, अपने हाथों और पैरों से छत को पकड़े हुए, एक शून्य प्राणी था। प्रकाश में इसकी उपस्थिति और भी भयावह थी। उस प्राणी की आंखें सीधे अज़रियल पर टिकी थीं, मानो वह उसकी आत्मा में झांक रही हों। इस दृश्य को देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये प्राणी विचित्र था, आकार में मानव जैसा, लेकिन इसका मांस कच्चा और खुला हुआ था, जहां से इसकी त्वचा के बीच से खून बह रहा था। उसने एक धातु का मुखौटा पहना हुआ था जो उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढक रहा था, जो नीचे से रिस रही लार से सना हुआ था। इसके लंबे, काले नाखून तीखे और दांतेदार थे और इसकी आंखें, जिनमें कोई भी दिखाई देने वाली पुतलियां नहीं थीं, अज़रियल पर एक डरावनी तीव्रता के साथ टिकी हुई थीं। अज़रियल के शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई, उसकी प्रवृत्ति भागने के लिए चीख रही थी, लेकिन वह अपनी नज़र उस घृणित प्राणी से हटा नहीं पा रहा था। यह दुर्स्वप्न जैसा था और यह उसे शिकारी भूख से देख रहा था। प्राणी के धातु के मुखौटे के पीछे से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली, एक ऐसी ध्वनि जो अज़रियल की हड्डियों की मज्जा के माध्यम से गूंजती हुई प्रतीत हुई। यह मुझे क्यों घूर रहा है? चारों ओर असंख्य कैडेटों के बावजूद उसकी डरावनी निगाहें केवल अज़रियल पर ही टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्राणी को अन्य छात्रों में कोई रुचि नहीं थी, उसका ध्यान केवल अज़रियल पर ही केंद्रित था। शायद वह उसकी ओर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि वह अंधेरे गलियारे के सबसे करीब था। वह जानता था कि वह यहाँ सबसे मजबूत नहीं है, खासकर अपनी बहन और प्रशिक्षकों के साथ। या हो सकता है कि यह कोई मामूली बात हो, जैसे कि प्राणी ने उसके चेहरे पर नापसंदगी जाहिर कर दी हो। कौन कह सकता है? अन्य छात्र स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे उस प्राणी के भयावह रूप को देखकर भय से भर गए। बिना किसी चेतावनी के, मानो आग के गोले ने अपना प्रकोप भड़का दिया हो, शून्य प्राणी अज़रियल पर झपटा। उसके पंजे जैसे हाथ उसकी गर्दन पर वार करने के लिए तैयार थे, जिससे उसकी हरकतें धुंधली हो गईं। अपने दांत पीसते हुए अज़रियल ने अपने दाहिने हाथ में शून्य भक्षक को बुलाया, उसके चारों ओर लाल बिजली हिंसक रूप से चमक रही थी। क्रैकल, एकमात्र ग्रेड 2 जानवर की ओर से एक स्वागत पार्टी, उसने कड़वाहट से सोचा। अपेक्षाओं को धता बताते हुए अज़रियल स्थिर रहा। लाल बिजली उसके कटाना और हाथ के चारों ओर कुंडलित हो गई। बिना किसी चेतावनी के उसने शून्य भक्षक को उस प्राणी पर इतनी तेजी से फेंका कि वह सामान्य मानवीय आंखों के लिए भी संभव नहीं था। श्लिक्स, ब्लेड हवा में चीरता हुआ उस प्राणी के माथे पर एक भयानक कुरकुर के साथ घुस गया। उसकी प्रगति अचानक रुक गई। वह जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा और सीधे अज़रियल के पैरों के पास आ गिरा। ये बहुत ही करीब था। वह, उसने इसे ऐसे मारा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने पक्षाघात से मुक्त हुए कैडेट्स उस मृत प्राणी को अविश्वास से देख रहे थे। अज़रियल का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने दोनों हाथों से शून्य भक्षक को पकड़ रखा था। कटाना एक गीली, फिसलन भरी आवाज के साथ छूट गया और पीछे खून का एक काला, जमता हुआ निशान छोड़ गया, जो फर्श पर लयबद्ध रूप से जमा और टपकता रहा। कुछ लोग अपनी घृणा को रोक नहीं सके और खून देखकर उल्टी करने लगे। यहाँ मौजूद हर किसी ने पहले किसी शून्य प्राणी को नहीं मारा था। कुछ लोग मृत शरीर को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, चाहे वह मानव हो या नहीं, या खून भी नहीं। हालांकि इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया कर पाता, प्राणी का शरीर विघटित होने लगा। इससे पहले कि पूरा आकार गायब हो जाए, अवशेषों से सफ़ेद चमक निकलने लगी। जो कुछ बचा था वह एक एकल मनकोड़ था जो जमीन पर हल्की चमक रहा था। उद्धरण चिन्ह ... तुम ठीक हो, अज़रियल? लुमिने की आवाज़ चिंता से भरी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, अज़रियल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि अंदर से वह शांत था। हत्या का कृत्य, विशेषकर इतनी विचलित करने वाली मानवीय घटना, ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को काट लिया, तथा पेट में उठ रही मतली को दबाने की कोशिश की, तथा अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। मुझे इसकी आदत डालनी होगी। स्क्रिच, शून्य कालकोठरी उसके विचारों का उपहास करती प्रतीत हुई। गलियारे के अंदर से एक और अशुभ आवाज आई। स्क्रिच, स्क्रिच, स्क्रिच।
अज़रियल और अन्य कैडेटों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। स्क्रिच, इस बार ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि यह केवल एक शून्य प्राणी है। कृपया मुझे बताइए कि यह खत्म हो गया है। मैं अब और आगे नहीं जा सकता। ये सिर्फ पहली मंजिल कैसे है? हम तो अभी आगे भी नहीं बढ़े हैं। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। कैडेट एक एक करके नीचे गिर पड़े, थकावट के कारण गिरते गए, क्योंकि उन्होंने आखिरी शून्य जीव को खत्म कर दिया था, जिन्हें जाहिर तौर पर प्रॉलर्स कहा जाता था। हालांकि बहुत मजबूत नहीं, लेकिन प्रॉलर एक उपद्रव थे क्योंकि वे झुंड में एक साथ शिकार करते थे। जैसा कि कोई भी उम्मीद कर सकता है, उनके झुंड से लड़ना, विशेष रूप से उनके तीखे पंजों से, आसान नहीं था। खून और उसकी घृणित दुर्गंध कई कैडेटों के शरीर से चिपकी हुई थी। कुछ लोग पहले ही प्राउलर्स द्वारा घायल हो चुके थे, हालांकि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं था। आश्चर्य की बात है, या शायद नहीं, सबसे अधिक लड़ने वाले कैडेट थे। सच में, उन दोनों पर एक भी खरोंच कैसे नहीं है? उन पर खून की एक बूंद भी नहीं। अज़रियल और सेलेस्टिना उन कैडेटों में से थे जिन्होंने सबसे अधिक प्रॉलर्स से लड़ाई लड़ी थी, फिर भी वे सबसे कम घायल हुए थे। जहां तक उसका सवाल है, फिर वहां ल्यूमिने था, जो हालांकि घायल नहीं था, लेकिन घृणित खून से लथपथ था। यहां तक कि येलेना की भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। हमें मैनाकोर को सभी के बीच बांट देना चाहिए। अज़रियल, हम ये कैसे करें? ल्यूमिने ने कहा, कम से कम इतना तो विचारशील था कि किसी की ओर न बढ़े। अन्य लोग भी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि मैनाकोर को किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, और वे ल्यूमिन के विचार के लिए हृदय से आभारी थे। हालांकि अज़रियल ने उसे उलझन में देखा। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा मतलब है। ल्यूमिने के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ? सेलेस्टिना ने उसे शून्य दृष्टि से देखा। क्योंकि आप सर्वोच्च हैं। यहाँ हर कोई आपको नेता के रूप में देखता है। पब फ्यूचर विज्ञापन। अज़रियल ने आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। सेलेस्टिना ने पुष्टि की, और अन्य लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। अचानक अज़रियल मुस्कुराया, एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। तो फिर मैं नेता के पद से हट जाऊंगा और आपको ताज सौंप दूंगा, राजकुमारी। बस इसी तरह वह जैस्मीन की ओर चलने लगा, जो बैठी हुई उसे उत्सुकता से देख रही थी। वह ये भूमिका दूसरे रैंक के कैडेट को दे सकते थे, लेकिन अज़रियल को पता था कि यह सेलेस्टिना के लिए बेहतर होगा, जिसे अन्य कैडेट ल्यूमिने से अधिक सम्मान देते थे। आखिरकार वह फ्रॉस्ट कबीले की राजकुमारी थी। रुको, अज़रियल, तुम्हारा क्या मतलब है कि अब मैं नेता हूँ? मैनाकोर के बारे में क्या? अज़रियल ने मुड़कर उसकी ओर देखा। ये वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। मैं नेता के रूप में अपनी कथित भूमिका तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त हो। जहाँ तक मैनाकोर की बात है, मुझे उनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वे सब तुम लोगों के लिए हैं। मैं अपना एपेक्स खिताब भी छोड़ दूंगा, क्योंकि इसके साथ मैंने वह सब हासिल कर लिया है जो मैं चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह आसानी से आगे दे सकें। लेकिन नेता बनना, ये निश्चित रूप से नहीं था। वह बस वह नहीं था जो वह था। सेलेस्टिना और अन्य लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। जब वह अपनी बहन के पास बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एपेक्स ने खुद को किनारे कर लिया हो। जो उन्होंने किया, तारांकन 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 तारांकन। जब कोई भगवान किसी मनुष्य को आशीर्वाद देता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इसे एक अच्छी बात मानेंगे। आखिरकार आशीर्वाद का मतलब लाभदायक होना ही होता है। इसका उद्देश्य आपको सहयोग देना, आपकी मदद करना और आपको बचाना है। आशीर्वाद आपको अधिक शक्तिशाली बनाता है। इस संसार में किसी एक देवता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने का अर्थ ठीक यही है। लेकिन पहली बार अज़रियल को अपने आशीर्वाद के पीछे छिपी कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। शायद यही कारण था कि मृत्यु के देवता का उल्लेख शायद ही कभी किया गया, पुस्तक में कभी भी उनका उल्लेख नहीं किया गया। एक तटस्थ सत्ता, जो दूर से देखने में संतुष्ट है, या शायद भगवान ने पहले ही किसी को आशीर्वाद दे दिया है, फिर भी उसका परिचय नहीं कराया गया है। लेकिन वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। मृत्यु के देवता का आशीर्वाद वास्तव में आशीर्वाद नहीं था, यह एक अभिशाप था, या कम से कम अज़रियल का तो यही मानना था। शायद यह अज़रियल में ही कुछ था जिसके कारण मृत्यु के देवता ने उसे चुना। ठीक उसी तरह जैसे ल्यूमिने नायक बनने की अपनी इच्छा के कारण जीवन के देवता के आशीर्वाद के लिए किस्मत में था। ल्यूमिने ने जितने अधिक जीवन बचाए, उतनी ही अधिक उसकी आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हुई। क्या ये ईश्वर था जिसने उसे चुना, या आशीर्वाद था जिसने उसे वह बनाया जो वह था? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अज़रियल को इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसे जीवन के परमेश्वर ने नहीं चुना था। नहीं, उसे मृत्यु के देवता ने चुना था। तारांकन 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 तारांकन। कुछ गड़बड़ थी। ट्रॉलर्स के खिलाफ लड़ाई के दौरान अज़रियल का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद जैस्मीन इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। उसने इसकी उम्मीद की थी। आखिरकार पिछले साल जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो उसने भी यही अनुभव किया था। वास्तव में अज़रियल ने उस समय की तुलना में और भी बेहतर प्रदर्शन किया था। प्रशिक्षकों की ओर देखते हुए उसने देखा कि वे 10 घायल छात्रों से बात कर रहे थे जो सतह पर लौटने का अनुरोध कर रहे थे। जैस्मीन को इसकी उम्मीद थी। वहां रुकने की कोई बाध्यता नहीं थी। यदि कैडेट जाना चाहते थे तो वे प्रशिक्षकों से अनुमति मांग सकते थे। इन छात्रों को यह एहसास हो गया होगा कि वे शून्य काल कोठरी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। वे संभवतः एक अलग अकादमी में स्थानांतरित हो जाएंगे जो इससे कम चुनौतीपूर्ण होगी, और जब वे बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो शून्य काल कोठरी का प्रयास करेंगे। जैस्मीन ने उन्हें दोष नहीं दिया। हर कोई हीरो अकादमी की गति के साथ नहीं चल सका। शायद वे अब भी नायक बनेंगे, बस अपनी गति से। हीरो अकादमी अत्यंत कठिन थी। यही कारण था कि अधिकांश कैडेटों में ये पहचानने की समझ थी कि वे इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन ये बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसका छोटा भाई था जो उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा स्पष्ट था। उसने उसे अकेले ही सभी 9 ट्रॉलरों से लड़ते देखा था। शुरू में उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। चौथी हत्या के बाद उसने देखा कि वह धीमा पड़ने लगा है और खुद को रोक रहा है। ये बात समझ में नहीं आई। उसने उस पर कोई चोट नहीं देखी थी, तो फिर अज़रियल का प्रदर्शन कम क्यों हो रहा था? इसके विपरीत कैडेट ल्यूमिन ने यहाँ वास्तविक शक्ति थी। जिस तरह से उसने अकेले ही 14 ट्रॉलर्स को नष्ट कर दिया, उससे जैस्मीन भी प्रभावित हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना मजबूत व्यक्ति यहाँ होगा, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसे सेलेस्टिना के ठीक बाद दूसरे स्थान पर क्यों रखा गया था। वर्तमान में सभी कैडेट सेलेस्टिना के नेतृत्व में थे तथा जमीन पर मैनाकोर को विभाजित कर रहे थे। उनके मार्गदर्शन के कारण कोई समस्या नहीं हुई। हर कोई आज्ञाकारी था, यहाँ तक कि वर्जिल भी। हालांकि ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह भी अज़रियल की तरह ही कर रहा था, दीवार के सहारे आंखें बंद करके झुका हुआ, बिल्कुल बेफिक्र। अरे यह मैनाकोर खाली क्यों है? रुको, हाँ ये भी। अचानक हुई हलचल को देखकर जैस्मीन की भौहें तन गईं। किसी ने इन्हें पहले ही खा लिया है। उसे यकीन था कि किसी ने चुपके से मैनाकोर नहीं खा लिए होंगे। उसे पता चल ही जाता। अगर किसी ने खा भी लिया होता तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी वह कैसे हुआ? रुको, ये भी खाली है। क्या बात है? कौन इन्हें चुपके से खा रहा है? 10 खाली मनकोर की संख्या। इंतजार। जैस्मीन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अज़रियल की ओर देखा, जो अनजान होने का नाटक कर रहा था। लेकिन वह बेहतर जानती थी, वे मैनाकोर उन ट्रॉलर्स के थे जिन्हें उसके छोटे भाई ने मार डाला था। फिर भी उसने उसे कभी उन्हें खाते नहीं देखा था। अज़रियल, तुमने कैसे? अभी नहीं, जैस्मिन। अज़रियल की आवाज़ में अचानक आई धीमी ध्वनि से जैस्मीन चौंक गई। क्या वह मुझसे नाराज है? उसे याद नहीं आ रहा था कि हाल ही में उसने ऐसा कुछ किया हो जिससे वह परेशान हुआ हो। दरअसल लौटने के बाद से वह उस पर गुस्सा नहीं हुआ था। नहीं, मुझे पता था उसके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या शून्य प्राणियों से लड़ने से उस पर कोई प्रभाव पड़ा? यही वह बात थी जिससे वह सबसे अधिक डरती थी। वह नहीं जानती थी कि शून्य क्षेत्र ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है, इसलिए जब उसे मार्गदर्शक के रूप में जाने का अवसर दिया गया तो उसने इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अज़रियल, क्या हुआ? अज़रियल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नाराज था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो जैस्मीन स्तब्ध रह गई। जैस्मिन को अपने प्रति रक्त पिपासा का एहसास हो रहा था। वह अकेली नहीं थी। प्रशिक्षकों ने, जिन्होंने अभी अभी अन्य 10 छात्रों को भेजा था, उन्होंने भी इसे नोटिस किया। वे अज़रियल को भ्रमित और स्तब्ध होकर देखने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सूक्ष्म था, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया। अंततः उसे समझ आ गया। शून्य क्षेत्र ने वास्तव में उसे प्रभावित किया था। अज़रियल पीछे हट रहा था। चौथी हत्या के बाद उसे यह बात पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन वह जो रोके हुए था वह सिर्फ उसकी ताकत या उसकी भावनाएं नहीं थीं। वह अपने आप को रोक रहा था। यही वह वास्तविक कारण रहा होगा जिसके कारण उन्होंने स्वयं को किनारे कर लिया। जिस तरह से उसने अपनी तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा, वह किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र थी जो मारने के लिए तैयार था। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं तो बस कुछ अप्रिय बात सोच रहा था।
जैस्मीन अचानक अपने विचारों से बाहर आ गई जब अज़रियल ने अचानक उससे अपने सामान्य स्वर में बात करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी वो आंखें वे नहीं बदलीं। अज़रियल, शायद सतह पर वापस जाना बेहतर होगा। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। मैं जल्द ही रिंग में उतरूंगा, अभी नहीं। अगर उनमें से ज़्यादातर मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं तो मेरे उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। वे इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। जैस्मीन ने अनिच्छा से आह भरी। वह पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसकी बात में दम था। अधिकांश कैडेटों ने उन्हें तथा अग्रिम पंक्ति के अन्य लोगों को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, बस अपने आप पर दबाव मत डालो, ठीक है। उसके होठों से हंसी निकल गई। अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो भी मैं तुम्हें यहाँ पकड़ लूंगा। ये सही है, लेकिन मुझे उन्हें मार्गदर्शन देने की अनुमति नहीं है जब तक कि इसमें 2 दिन से अधिक समय न लगे। लेकिन यदि अज़रियल को उसकी मदद की आवश्यकता होती तो वह किसी भी तरह से उन प्रशिक्षकों को उसे रोकने नहीं देती। आखिरकार वे तो प्रथम वर्ष के प्रशिक्षक ही थे और वह उन्हें आसानी से हरा सकती थी। मैनाकोर को विभाजित करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सभी कैडेटों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। सौभाग्य से जिन लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिला उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि शून्यकाल कोठरी में अधिक मैनाकोर इकट्ठा करने के लिए उनके पास अनगिनत अन्य अवसर होंगे। हालांकि 10 भस्म हुए मैनाकोर का रहस्य अभी भी बना हुआ था। सेलेस्टिना को नहीं पता था कि उन्हें किसने चुराया था और उसके पास ये पता लगाने का समय भी नहीं था। इसके बजाय उसे कैडेटों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जो अव्यवस्थित थे। ये सब अज़रियल की बदौलत था, जिसने प्रभावी रूप से नेतृत्व की भूमिका उस पर डाल दी थी। हालांकि वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। उसने पहले कभी इसके लिए नहीं कहा था और कम से कम उसके पास इतनी बुद्धि थी कि वह उसे ये दे सके, ये जानते हुए कि वह दूसरी सबसे अच्छी पसंद थी, भले ही ल्यूमिन अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी वह चाहती थी कि वह स्वयं को अलग रखने के बजाय कैडेटों का नेतृत्व करने की कुछ जिम्मेदारी लें। उनकी अनुपस्थिति से सब कुछ प्रबंधित करना और भी कठिन हो गया। कैडेटों का मनोबल पहले से ही कम था और उन्होंने इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया। 10 कैडेट शून्यकाल कोठरी छोड़ चुके थे। मनकोर का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। अज़रियल ने खुद को किनारे कर लिया था और यहाँ तक कि शीर्ष छात्रों में से एक वर्जिल भी ऐसा ही कर रहा था। वह बस अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा रहा, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके पास आने से कतरा रहा था। सेलेस्टिना ने भी उसे परेशान नहीं किया। यदि वर्जिल परेशानी पैदा नहीं कर रहा होता तो वह उसे छोड़ देती, कम से कम अभी के लिए तो। कम से कम वह अज़रियल की तरह मैनाकोर की परवाह नहीं करता था। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कोई प्रगति भी नहीं की थी और उनका मनोबल पहले से ही कम था। इसे बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित सेलेस्टिना ने प्रशिक्षकों की ओर कदम बढ़ाया और सभी कैडेटों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ तक कि वर्जिल ने भी उत्सुकता से अपनी आंखें खोलीं। क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? तीनों प्रशिक्षक एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। बेशक, जब तक इसमें हमारी सहायता शामिल न हो, भूरे बालों और भूरी आंखों वाली महिला प्रशिक्षक एलिसिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सेलेस्टिना ने सिर हिलाया। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति या सभी लोग अलग होने का निर्णय ले लें? कैडेट्स तनाव में आ गए, कुछ तो इस विचार से भी डर गए कि सेलेस्टिना उन्हें भी छोड़ सकती है। प्रशिक्षक केविन ने अपने भंडारण रिंग से कुछ निकाला। सेलेस्टिना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक ड्रोन, पब फ्यूचर एड्स। प्रशिक्षक एलिसिया ने सिर हिलाया। ये सही है, यहाँ कोई भी व्यक्ति पहली मंजिल पर अकेले चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। हम अपने एक ड्रोन के साथ आपका पीछा करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, दूसरी कक्षा के इस मंजिल पर आने से पहले आपके पास 2 दिन हैं। जब वे आएंगे तो कैडेट जैस्मीन अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकेंगी। अगर आप तब तक पहली मंजिल पर हैं तो वह आपकी कक्षा के बजाय दूसरी कक्षाओं की मदद करने का विकल्प चुन सकती है। ये सुनकर सेलेस्टिना ने सिर हिलाया और कृतज्ञता महसूस करते हुए समूह के केंद्र की ओर वापस चली गई। इसलिए यदि कोई चाहे तो वह जा सकता है और जैस्मीन स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है तथा जिसे चाहे उसका मार्गदर्शन कर सकती है। उनकी नज़र में यह थोड़ा अजीब था, लेकिन शायद इसका उद्देश्य कुछ कैडेटों की प्रगति में तेजी लाना था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशिक्षक इतने उदार थे कि उन्होंने उसे ऐसी जानकारी दी जिससे वह काम कर सके। यह महसूस करते हुए कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं, उसने अपनी नज़र प्रत्येक छात्र पर डाली, यहाँ तक कि अज़रियल पर भी, जो उसे प्रसन्नता से देख रहा था। लेकिन उसकी आंखें, किसी कारणवश उसकी आंखें उसे उसके पिता की याद दिलाती थीं, जैसे वे दोनों मौज मस्ती के लिए एक साथ शिकार पर जाते थे। भले ही वह आलसी दिखता हो, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी है।
शायद इसीलिए वह सर्वोच्च है। अपना सिर अंदर की ओर हिलाते हुए उसने अपने होंठ खोले। जैसा कि आप सभी ने सुना, अगर आप चाहें तो शून्य काल कोठरी में अकेले प्रवेश कर सकते हैं। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप अभी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप रुकना चाहें तो मैं इसे अपने नेतृत्व की स्वीकृति मानूंगा और आप बिना किसी आपत्ति के मेरे आदेशों का पालन करेंगे। उसकी स्पष्ट आवाज़ एक धुन की तरह हवा में गूंजती हुई हर कैडेट के कानों तक पहुंच रही थी। उसने उन्हें विकल्प दिया और किसी के भी चले जाने पर वह नाराज नहीं होगी। अगर वे जाना चाहते तो जा सकते थे। वह समझती थी कि यदि सभी लोग उनके कार्यभार संभालने से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि अज़रियल को अभी भी आगे रहना चाहिए, या शायद ल्यूमिने को, जो दूसरे स्थान पर है। लेकिन किसी ने एक मांसपेशी भी नहीं हिलाई। वे सब दृढ़ निश्चय भरी निगाहों और मुस्कुराहटों से उसकी ओर देख रहे थे। वे उसका पीछा करेंगे, यहाँ तक कि अज़रियल और वर्जिल भी नहीं हिले, जिससे कैडेटों का मनोबल तुरंत बढ़ गया। यदि वे नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे अंततः हमारी मदद करेंगे। उन दोनों के लिए कैडेटों के पीछे छिपने का कोई कारण नहीं था। सेलेस्टियल एरिना में हुई घटना को देखते हुए यह बात सभी जानते थे। उन्होंने तो बस खुद को किनारे करने का निर्णय ले लिया था। अभी के लिए। सेलेस्टिना मुस्कुराने लगी। बहुत अच्छा, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं कमान संभालता हूँ। सेलेस्टिना ने तुरंत काम शुरू कर दिया और कैडेटों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। ग्रुप 1 अग्रिम पंक्ति की आक्रमण टीम थी, जिसमें सबसे अनुभवी और युद्ध के लिए तैयार कैडेट शामिल थे। ये टीम सीधे कालकोठरी के जीवों से भिड़ेगी और प्रारंभिक रक्षा बनाए रखेगी। ल्यूमिन, येलेना और सेलेस्टिना जैसे कैडेटों के साथ साथ अन्य अनुभवी कैडेटों को भी इस समूह में नियुक्त किया गया था। समूह 2 उन सभी शून्य प्राणियों से निपटने के लिए जिम्मेदार था जो अग्रिम पंक्ति का उल्लंघन करने में कामयाब रहे। उनकी प्राथमिक भूमिका ग्रुप 1 से आगे आने वाले खतरों से निपटना था। ये सुनिश्चित करना था कि संरचना बरकरार रहे और टीम की प्रगति सुचारू रूप से जारी रहे। समूह 3 सहायक इकाई थी। इस समूह को उपचार, औषधियां और अन्य आपूर्तियां ले जाने तथा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। इसमें ऐसे कैडेट शामिल थे जो या तो युद्ध में कम अनुभवी थे, या उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, या जो अभी भी अपने कौशल का विकास कर रहे थे। हालांकि एक चौथा समूह भी था जिसमें 3 प्रशिक्षक, जैस्मीन, अज़रियल और वर्जिल शामिल थे। ये समूह सीधे युद्ध से दूर रहने के इरादे से और पीछे रहेगा। सेलेस्टिना के आदेश के तहत ये गठन सुचारू रूप से चला और सौभाग्य से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। कई कैडेट अब दीवारों पर लगी मशालों को थामे हुए थे, जो रोशनी प्रदान कर रही थीं। ल्यूमिने को आग से लगाव होने के कारण मशालों की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने अपनी ही लपटों से उस जगह को रोशन कर दिया। वे आगे के अंधेरे गलियारे में घूर रहे थे। सेलेस्टिना ने कैडेटों की ओर देखा और व्यवस्था से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। भले ही अज़रियल और वर्जिल ने सहायता न करने का निर्णय लिया हो, फिर भी वर्तमान व्यवस्था प्रॉलस के एक और हमले के विरुद्ध प्रभावी रहेगी। सेलेस्टिना के हाथ में चांदी की तलवार थी और ल्यूमिने के हाथ में भी वैसी ही आत्मा वाली तलवार थी। येलेना ने एक चिकना काला लकड़ी का धनुष धारण किया था, जिसकी सतह चिकनी और गहरी चमक लिए हुए थी। अंग सुंदर रूप से घुमावदार थे, जिन पर सूक्ष्म ओब्सीडियन जड़े हुए नाजुक पैटर्न थे। हालांकि अन्य तीरंदाजों के विपरीत उसकी पीठ पर कोई तीर दिखाई नहीं दे रहा था। सेलेस्टिना आमतौर पर येलेना को अग्रिम मोर्चे पर तैनात न करने की सलाह देती, लेकिन ल्यूमिन और येलेना दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि वह ठीक रहेगी। कैडेटों पर एक अंतिम वार करने के बाद सेलेस्टिना पीछे मुड़ी, इसलिए वे अंधेरे में चले गए। विशाल गलियारे एक जैसे दिखते थे, जिससे एक भूल-भुलैया में फंसे होने का बेचैन करने वाला एहसास होता था, जिसमें एक जैसी मूर्तियां, दीवारें और फर्श अंतहीन रूप से दोहराए जाते थे। फिर भी इस अजीब समानता के बावजूद वे जानते थे कि वे गोल गोल नहीं घूम रहे थे। शून्य कालकोठरी की पहली मंजिल आखिरकार एक भूल-भुलैया थी, इम्पीरियन भूल-भुलैया। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें कभी कभी घुसपैठियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी संख्या शून्य कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर मिले घुसपैठियों की तुलना में बहुत कम थी। वास्तव में ल्यूमिने के अलावा किसी को भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बिना किसी प्रयास के जीवों को नष्ट कर दिया। उसका शांत व्यवहार अजीब तरह से अज़रियल की याद दिलाता था। कैडेटों को ये जानकर राहत महसूस हुई कि प्रशिक्षक और अकादमी के 2 शीर्ष छात्र, प्रथम वर्ष के शीर्ष छात्र और दूसरे वर्ष के शीर्ष छात्र, उनके ठीक पीछे थे। वर्जिल भी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह आराम सुरक्षा की झूठी भावना थी। यदि उन पर पीछे से हमला किया जाता तो उन्हें आश्वासन देने वाले लोग तुरंत युद्ध से हट जाते। शायद वे भाग्यशाली थे कि उन्हें अभी तक किसी गंभीर खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अभी वे केवल आगे बढ़ते रह सकते थे।
अज़रियल पिछले 2 घंटों से समूह के बाकी सदस्यों के साथ मार्च कर रहा था। उसके बाईं ओर वर्जिल और दाईं ओर जैस्मीन थी। उसके आगे प्रशिक्षक थे, जो जैस्मीन के कारण उसकी और वर्जिल की देखरेख करने में उदासीन प्रतीत हो रहे थे। फिर भी स्थिति अजीब थी। वर्जिल विचारों में खोया हुआ इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि जैस्मीन कभी कभी उसकी ओर संकुचित दृष्टि से देख रही थी। उसे पता चल गया होगा कि वह वही है जिसने पहले दिन मेरे साथ गड़बड़ की थी। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि वह कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कम से कम उसके सामने तो नहीं। वर्जिल की खातिर अज़रियल को पता था कि उसे अपनी अति संरक्षणवादी बहन को दूर रखना होगा। वर्जिल को इस बात का ध्यान नहीं था। दोनों ने अभी तक एक दूसरे से परिचय भी नहीं कराया था। बहुत बढ़िया, मुझे तो बस यही चाहिए था। मेरी थाली में एक और समस्या। अज़रियल ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि उसे स्थिति और भी अजीब लग रही थी। उनका ध्यान आगे की ओर 3 प्रशिक्षकों की ओर गया, जिनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वे स्पष्ट रूप से चिंतित थे। अन्य कैडेटों को सचेत किए बिना प्रशिक्षक केविन ने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ ड्रोनों को चुपचाप छोड़ दिया। यहाँ तक कि अज़रियल, जो स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, उनके सतर्क व्यवहार का कारण समझ सका। घुसपैठियों या किसी अन्य शून्य प्राणियों की कमी उसे और उसके साथ खड़े दोनों लोगों को भी परेशान कर रही थी। लेकिन क्या यह नियोजेनेसिस के कारण है? गलियारों में गूंजती एकमात्र आवाज कैडेटों की सांसों और कदमों की थी। ऐसा किताब में कभी नहीं हुआ। पब फ्यूचर एड्स, अज़रियल ने सोचा। उसे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या कहानी इतनी बदल गई है कि उनके हमले के तरीके अलग हो गए हैं? या इसके पीछे कोई और वजह है? हालांकि बेचैनी का कारण उसके जीवित बचे रहने से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अज़रियल को संदेह था कि इसका संबंध नियोजेनेसिस से है। उन्हें लगभग पूरा यकीन था कि वे अपने हमले के तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन फिर शून्य प्राणियों की अनुपस्थिति का कारण क्या था? उद्धरण चिन्ह ... जैस्मीन, क्या मैं यहाँ हमें मिलने वाले गर्मजोशी भरे स्वागत की कमी के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ? कुछ क्षणों की तनावपूर्ण चुप्पी के बाद अज़रियल ने पूछा। जैस्मिन ने बोलने से पहले कुछ सेकंड तक प्रतिक्रिया दी। तुम नहीं, कुछ गड़बड़ है, सतर्क रहो। अज़रियल ने उसकी चेतावनी पर सिर हिलाया। कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ थी। पहली मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मुसीबत आ गई। उद्धरण चिन्ह ... अज़रियल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वर्जिल ने अचानक कहा, जिससे अज़रियल अपने विचारों से बाहर आ गया। जैस्मीन ने भी अपनी संकुचित आंखें वर्जिल की ओर घुमा दीं। यह क्या है? वर्जिल ने जवाब देने से पहले जैस्मीन की ओर देखा। मैं बिना किसी की बात सुने बोलना चाहता हूँ। उसके सामने ये कहना। अज़रियल ने जैस्मीन की ओर देखा, जो पहले वर्जिल को घूर रही थी, फिर उसकी नज़र अज़रियल पर पड़ी। 5 मिनट, बस इतना ही। हमें पास ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ बहुत गलत है। जैस्मिन ने प्रशिक्षकों से बात करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अनिच्छा से उत्तर दिया। जब वह चली गई तो अज़रियल वर्जिल की ओर मुड़ा। अब जब वह चली गई है तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? अज़रियल ने वर्जिल का बारीकी से अध्ययन किया। ये कहना झूठ होगा कि उन्होंने आज वर्जिल के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उम्मीद की थी कि वर्जिल जल्द ही आगे आएगा और अन्य कैडेटों के साथ शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रंग पीला था, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे और वह घबराहट से इधर उधर देख रहा था। वर्जिल ने धीमी आवाज में बात की, बस इतना कि अज़रियल सुन सके। कल रात मैंने एक और सपना देखा। क्या? अज़रियल उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि सपनों के दूत की शक्तियां किस प्रकार काम करती हैं, लेकिन वह जानता था कि वे वर्जिल को हमेशा मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती थीं। प्रारंभ में अज़रियल ने सोचा कि वर्जिल के सपने केवल आसपास के अन्य प्रेरितों से संबंधित थे, लेकिन किसी बात ने उसे पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। सपना किस बारे में था? वर्जिल हिचकिचाया, उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी। क्या वह डरा हुआ है? आखिरी बार वर्जिल ने भय के लक्षण तब दिखाए थे जब उसे आशीर्वाद मिला था। अंततः अपने आप को शांत करते हुए वर्जिल ने पुनः बात की। उद्धरण चिन्ह ... उस सपने में मैं फिर से एक बच्ची थी। फिर भी मेरी सारी यादें बरकरार थीं, जैसे तुमसे मेरी मुलाकात। पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई सपना है। मुझे लगा कि मैं पीछे चली गई हूँ। अज़रियल ने उलझन में उसकी ओर देखा, लेकिन वर्जिल ने बात जारी रखी। तो मैंने वही किया जो कोई भी पीछे हटने के बाद करता। मैंने अपना और अपने परिवार का जीवन आसान बना लिया। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया और हीरो अकादमी में प्रवेश कर गया। लेकिन मैं अब भी ल्यूमिने को नहीं हरा सका। वह सर्वोच्च बन गया। वर्जिल जब बोल रहा था तो उसकी निगाहें पढ़ने लायक नहीं थीं। ल्यूमिन शीर्ष पर था, तुम नहीं। तुम उस सपने में मौजूद नहीं थे।
अज़रियल ने पलकें झपकाईं और अपने शब्दों पर विचार करने लगा। मैं अस्तित्व में नहीं था। इसका क्या मतलब था? क्या वह मर गया था, या वर्जिल का शाब्दिक अर्थ यही था? मानो उसकी उलझन को भांपते हुए वर्जिल ने विस्तार से बताया, तुम मरे नहीं थे, लापता नहीं थे, या जिंदा भी नहीं थे। तुम बस अस्तित्व में ही नहीं थे। अज़रियल क्रिम्सन नाम उस दुनिया का हिस्सा नहीं था। पता नहीं क्यों, शायद यह मेरे पिछड़ेपन की वजह से था। वजह जो भी हो, मैं हीरो अकादमी में दूसरे नंबर पर रहा, कम से कम राजकुमारी सेलेस्टिना को तो पीछे छोड़ ही पाया। लेकिन अंत में ये सब निरर्थक लगा। जब वर्जिल की नज़रें अज़रियल से मिली तो उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। ठीक आज की तरह, जब मैंने उस सपने में शून्यकाल कोठरी में प्रवेश किया। कुछ हुआ। अज़रियल ने जोर से निगल लिया, उसे ठंडा पसीना आता हुआ महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ? वर्जिल ने अपने होंठ काटे और आगे की ओर देखते हुए ये सुनिश्चित किया कि कोई और सुन तो नहीं रहा। उसने खुद को स्थिर करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। ये सब इतना वास्तविक लगा, सांस लेना, खाना, सोना, सपने देखना, छूना। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि यह था। वर्जिल, उस सपने में आखिर क्या हुआ था? वर्जिल ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उसके कंधों के साथ कांप रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं मर गया।